नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप लाइव दैनिक पर देख रहे हैं झारखंड और बिहार का एग्जिट पोल। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 1.5 महीने के बाद आज 1 तारीख को बहुत बड़ा एक पर्व संपन्न हो चुका है। पूरी दुनिया में सबसे लंबा चुनाव का जो पर्व है वो भारत में अब संपन्न हो गया है। 542 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है, मतदान खत्म हो गया है। 542 इसलिए क्योंकि 543वां सीट या सूरत की जो सीट है वहां पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है और वहां पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। आप जैसा जानते हैं कि इस चुनाव में कई तरह के मुद्दे रहे। महंगाई का मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा। दूसरी ओर बीजेपी के तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से तरह तरह के जो बयान दिए गए, चाहे वो मंगलसूत्र का बयान हो या फिर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का हमला हो, या झारखंड में जब उनकी रैलियां हुई तो जेएमएम और कांग्रेस के गठजोड़ पर उनका अटैक रहा हो। बिहार में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनावी रैली लालू परिवार पर और तमाम विरोधियों पर अपना हमला किया। हमारे साथ इस वक्त मनीष आनंद जुड़ चुके हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश की जनता अब ये जानना चाहती है हम लोगों से कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। 542 सीटों पर जो कि नतीजे आने हैं 4 तारीख को, सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले जो 6:30 बजे का समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि उसके बाद ही एग्जिट पोल दिखाए जा सकते हैं, तो हम लोगों के पास भी जो आपस में बातचीत करके, जो पत्रकारों से बातचीत करके एक जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम बातचीत करेंगे आपस में और दर्शकों का भी की प्रतिक्रिया लेंगे। साथ ही बताएंगे कि झारखंड में जो 4 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुआ वो किस तरीके का चुनाव रहा। संथाल में किस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान में कैसा रहा चुनावी समीकरण, और कौन सा जो प्रत्याशी है वो भारी पड़ा। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और उसको बताएंगे कि आने वाले समय में जबकि 4 तारीख को जब आधिकारिक तौर से गिनती होगी तब किसकी जीत होगी। लेकिन उससे पहले जो सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार नतीजों से पहले जो नतीजे हैं, क्योंकि पत्रकारों के पास और खास तौर से सर्वे एजेंसियों के पास कई तरह के आंकड़े होते हैं और कई वजह होती है जिसकी बदौलत ये फैसला कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। और तमाम जो प्रत्याशी है, सबसे पहले हम जो आज जो संपन्न हुआ है चुनाव संथाल में, मनीष, उस पर चर्चा कर लेते हैं। गोड्डा, दुमका, राजमहल, इन तीनों सीटों पर चुनाव आज संपन्न हो गया। वहाँ वोट भी खत्म हो गया और लगभग 70% दुमका में वहाँ वोटिंग हुई है। इसके अलावा दूसरे जो गोड्डा में या फिर राजमहल में, यहाँ पर भी लगभग 67 से 66% का मतदान हुआ। लेकिन दुमका में लगभग 70% मतदान की बात आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है उसके मुताबिक लगभग 70% मतदान हुआ, जबकि 2019 में 74% मतदान हुआ था। तो बातचीत की शुरुआत मनीष से हम लोग यही करते हैं कि जो संथाल में जो चुनाव हुआ वो किस तरह से देख रहे हैं और वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले गोड्डा सीट पर ही बातचीत कर ली जाए, क्योंकि निशिकांत दुबे यहाँ से प्रत्याशी हैं और उनसे बहुत लोगों को, उनके समर्थकों को बहुत उम्मीदें हैं और सुरक्षित सीट भी मानी जाती रही है। जैसा कि निशिकांत दुबे दावा करते रहे और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट वो करते थे तो वो लिखते भी थे कि यहाँ पर तो मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई भी प्रचार करने आए तो फर्क नहीं पड़ता है और बीजेपी की तरफ से वो सबसे मजबूत दावेदार माने जाते रहे। तो चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या लगता है आपको गोड्डा का हिसाब किताब क्या है, समीकरण क्या है? जब चुनाव की घोषणा हुई थी या यूं कहें कि जब निशिकांत दुबे ने नामांकन किया था, उस समय तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक तरफा लड़ाई है। निशिकांत दुबे लड़ाई में सबसे आगे हैं, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को भी बदल दिया था। दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया, उससे भी कांग्रेस बैकफुट पर थी। और जो निशिकांत दुबे
ने जिस तरह का काम अपने लोकसभा क्षेत्र में किया, या जिस तरह से अपने काम को प्रचारित किया, दोनों ही बात कह ले, एम्स को लेकर हो, एयरपोर्ट को लेकर हो, गोड्डा को रेल मार्ग से जोड़ने की बात हो, इन सब चीज़ों पर, और कई तरह तमाम तरह के काम जो निशिकांत दुबे ने अपने लोकसभा क्षेत्र में किया, और जो उन्होंने आगे करने की बातें कही हुई है या जो वादा किया हुआ है, उससे लग रहा था निशिकांत दुबे अपने प्रतिद्वंदी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और पिछली बार भी निशिकांत दुबे का 2.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, तो इस हिसाब से माना जा रहा था कि इस बार जीत का मार्जिन बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली बार यही प्रदीप यादव जेवीएम उम्मीदवार के रूप में जो है वो निशिकांत दुबे के सामने थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब निशिकांत दुबे के ही करीबी रहे अभिषेक आनंद झा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, और जिस तरीके से वो निशिकांत दुबे को कह दे तो निशिकांत दुबे की ही भाषा में या मुखर होकर निशिकांत दुबे पर अटैक करते रहे। तो एक सांसद जिसका पिछले 15 सालों से उस लोकसभा क्षेत्र में कह दे तो तूती बोलती हो, जो सर्वमान्य नेता की तरह हो, उसको अगर उसी का कोई शागिर्द अगर आके चुनौती देता है तो निश्चित तौर पे वो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना होगी। और जो अभिषेक आनंद झा का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उसकी वजह से ये लगा कि निशिकांत दुबे को परेशानी हो सकती है। और अभिषेक आनंद झा का मकसद भी यही था कि उनको पता था कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो समीकरण है उसके हिसाब से आमने सामने की टक्कर है। लेकिन उन्होंने इस चुनाव को थोड़ा सा रोचक बनाने की जरूर कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहुत हद तक उन्होंने इस चुनाव को रोचक बनाया भी है। लेकिन अभिषेक आनंद झा कितने वोट लाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कि अभिषेक आनंद झा अगर मानता हूं कि 40-50 हजार या 50 हजार से ज्यादा वोट लेकर आते हैं तो निशिकांत दुबे के लिए स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर चुनाव बहुत कांटेदार चुनाव रहा है, क्योंकि ये चुनाव वो 2019 में हुए चुनाव से बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव रहा है। फर्स्ट फेज से लेके आखिरी फेज तक अलग तरह का चुनाव रहा है। और ज्यादातर सीटों पे, देश में ज्यादातर सीटों में, यहाँ तक कि झारखंड में भी अगर 1-2 सीट छोड़ दे तो वहां पर आमने सामने की ही टक्कर रही है। उस हिसाब से अभिषेक आनंद झा ने निशिकांत दुबे को कितना डैमेज किया है वो तय करेगा कि उस सीट पर किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन एक बात तय है कि निशिकांत दुबे जिस तरह से मैं कहूँगा कि फील गुड स्थिति में थे, उस फील गुड स्थिति को अभिषेक आनंद ने जरूर डिस्टर्ब किया है। और बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। और अगर बहुत नजदीकी मुकाबला अगर होगा, मैं मानता हूं तो 10,000, 20,000, 25,000 में ही जीत हार का अंतर तय होना है, अभी तक जो नजर आ रहा है। और उसमें अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज अभी भी निशिकांत दुबे को है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री के नाम पर भी बहुत अच्छा खासा वोट पड़ा है। जो अभिषेक आनंद झा के साथ वोटर थे, या जो आम वोटर थे जिनको किसी न किसी रूप में, या बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनको निशिकांत दुबे की वजह से नाराजगी थी, उनका ये कहना था कि वो बीजेपी उम्मीदवार को नहीं देखें, वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एक सीट अगर हार ही जाएगी बीजेपी तो उससे क्या हो जाएगा, केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी ही आ रहे हैं। तो निशिकांत दुबे के साथ एडवांटेज ये रहा कि निशिकांत दुबे को कुछ वोट अपने नाम पर मिला, तो कुछ बहुत ज्यादा वोट प्रधानमंत्री के नाम पर मिला। लेकिन एक बात का नुकसान भी निशिकांत दुबे को हुआ कि निशिकांत दुबे का व्यवहार जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहा है, जो उसकी नाराजगी भी निशिकांत दुबे को उठानी पड़ी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो निशिकांत दुबे का पिछले चुनाव जीतने का मार्जिन था वो निश्चित तौर पे घटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कम मार्जिन से ही निशिकांत दुबे इस चुनाव को जीत सकते हैं। निशिकांत दुबे के बारे में जो बातचीत हो रही है उसके हिसाब से देखिए, पिछले बार जो चुनाव उन्होंने जीता, 1 लाख लगभग 1,80,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2019 के चुनाव में उनके मुकाबले जो दूसरे प्रत्याशी थे, चाहे रांची में देखिए 3 लाख से ज्यादा वोटों से, धनबाद में 4 लाख वोट से जीते पीएन सिंह, चतरा में सुनील सिंह 3.5 लाख वोट से, कोडरमा में भी कमोबेश लगभग 4 लाख वोटों से अन्नपूर्णा देवी जीती।
तो ऐसी स्थिति में और पिछली बार जो जिस तरह का वोट हुआ था, एक तरफा वोट मान सकते हैं, मोदी की पूरी तरह से लहर थी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ा था और एमआईएम का भी बड़ा एक फैक्टर माना जाता था। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है और निशिकांत दुबे के जहन में यह सवाल जरूर होगा कि उनकी पार्टी के अंदर से ही भितराघात का जो खतरा था वो पहले से भी कई बातें आ रही थी जब नाम अनाउंस नहीं हुआ था प्रत्याशी का, उसके पहले से, उसके बाद में भी, जैसा कि अभिषेक आनंद बता रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर वो बन सकते हैं। दूसरी तरफ एमआईएम का जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि गोड्डा में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है और अगर वो एकजुट होते हैं तो प्रदीप यादव के लिए खुशखबरी भी हो सकती है। नहीं, देखिए कई फैक्टर हैं जो निशिकांत दुबे के खिलाफ और प्रदीप यादव के सपोर्ट में जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बावजूद भी मुकाबला जाके बराबरी पे जाके अटक गया है। दो बातें हैं, एक तो एआईएम के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो इससे जो मुस्लिम वोट बंटने का जो खतरा था वो कम हो गया था, जो प्रदीप यादव को मदद करी थी। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि निशिकांत दुबे की वजह से जो उनके कार्यकर्ताओं में रोष था और जो लोकल नेता थे, जो बीजेपी के वहां के लोकल नेता है, विधायक हो या पूर्व विधायक हो, उनकी जो गुटबाजी थी, जो बीजेपी के अंदर की गुटबाजी थी, और कई बातें अंदर खाने ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी के अंदर ही इतनी गुटबाजी है कि इनको निपटाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से निशिकांत दुबे को चुनाव हरा दिया जाए। अगर निशिकांत दुबे चुनाव जीत जाएंगे तो उनका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सक्रियता तो कई बार यहाँ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा ही लगती है कि वो राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं। और लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया रहा है और अपने साथी विधायकों के साथ या पूर्व विधायकों के साथ उनका जिस तरीके का रवैया रहा है, उसको लेकर विधायकों में बहुत ज्यादा नाराजगी की रही है या पूर्व विधायक को लेकर भी नाराजगी रही है। जो देवघर के स्थानीय विधायक है नारायण दास, वो भी चुनाव से कुछ दिनों पहले ही मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत जाके सक्रिय हुए हैं। जब जयंत सिन्हा और राज सिन्हा को बीजेपी ने नोटिस जारी किया, उसके बाद जाके नारायण दास की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि नारायण दास और निशिकांत दुबे के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश नेतृत्व से भी निशिकांत दुबे के रिश्तों में थोड़ी सी दूरी आ गई थी, ऐसी बातें कही जा रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और नीचे के स्तर पर मधुपुर के जो पूर्व विधायक थे राज परिवार, उनके साथ उनकी दूरी। दूसरी तरफ जो सारठ के विधायक है, हालांकि सारठ इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं आता, लेकिन जो रणधीर सिंह को निशिकांत दुबे को लेकर जो रवैया था, इन सब चीजों से जो लोकल फैक्टर है निशिकांत दुबे को लोकल फैक्टर का नुकसान हुआ है, लेकिन उनको फायदा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके नाम का फायदा निशिकांत दुबे को प्रधानमंत्री, कई बार तो ऐसी बातें भी अंदर खाने सुनने में मिलती थी कि निशिकांत दुबे अपने नाराज कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मेरी गलती की सजा क्या प्रधानमंत्री को दोगे। तो ऐसी भी बात भी आई है और इस तरीके से निशिकांत दुबे ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत आखिरी वक्त में जाके पिछले 2-3 दिनों में निशिकांत दुबे ने रिकवर किया है, मैं मानता हूं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। लेकिन निशिकांत दुबे ने बहुत रिकवर किया। कुछ बूथ मैनेजमेंट भी उन्होंने बेहतर देखा। हालांकि बूथ मैनेजमेंट अमूमन बीजेपी के संगठन का हिस्सा है और बीजेपी इस तरह से चुनाव लड़ती है कि उसमें बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रत्याशी को बहुत ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ता है। वो बीजेपी का एक पूरा वर्क कल्चर का हिस्सा है। उस चीज का फायदा निशिकांत दुबे को हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि नजदीक में, ऐसा मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि निशिकांत दुबे जीत ही रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक हो रहा है और बहुत नजदीकी मुकाबले में जाके अगर निशिकांत दुबे जीतते हैं तो वो मार्जिन नहीं होगा जो पिछले लोकसभा चुनाव में रहा है। 1,80,000 क्रॉस करने वाली स्थिति इस बार कतई इस चुनाव में नहीं है। गोड्डा की बात हो गई, अब चलते दुमका भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सीता सोरेन चुनाव लड़ रही है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। जेएमएम की विधायक थी। चुनाव के ठीक समय के पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। हालांकि इससे पहले बीजेपी वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब सीता सोरेन की टक्कर
नलिन सोरेन से है। पिछली बार शिबू सोरेन यहाँ से लगभग 49,000 या 47,000 वोटों से हारे थे। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देख सकते हैं। और लेकिन माना यह जा रहा है कि सीता सोरेन यहाँ से उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी है। और आपको क्या लगता है, आप उस इलाके में गए भी, क्या कहेंगे कि सीता सोरेन का भविष्य संसद में देख रहे हैं आप? ये सीता सोरेन और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का टिकट काट दिया। मतलब सुनील सोरेन को टिकट देने के बाद फिर टिकट वापस ले लिया और सीता सोरेन को टिकट दिया। और ये शिबू सोरेन परिवार का गढ़ है, उनकी पारंपरिक सीट रही है। शिबू सोरेन यहाँ से सांसद रहे हैं, तो ये अगर उसको घुमा के कहें तो ये सीट किसी ना किसी तरीके से शिबू सोरेन के परिवार में ही जाना है। परिवार में जाने का मतलब है कि अगर सीता सोरेन चुनाव जीतती हैं तो भी शिबू सोरेन के परिवार में जाएगा। अगर नलिन सोरेन चुनाव जीतते हैं तो भी उनकी पार्टी जो है शिबू सोरेन की पार्टी के पास ही जाना है। तो इस सीट को घूम के जो है ना किसी भी तरीके से शिबू सोरेन के परिवार में ही जाना है। इस सीट पर चुनाव बहुत रोचक रहा है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए, जो संथाल के एक सीट पर जिस पर प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, वहां दुमका की सीट पर प्रचार किया और प्रधानमंत्री के ठीक बगल में सीता सोरेन बैठी थी। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, जैसे कि संथाल में बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना हो, या फिर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि रविवार की छुट्टी को और शुक्रवार की छुट्टी को मुस्लिम और ईसाई से जोड़ने की कोशिश की, तो इन सब चीजों का भी मैं मानता हूं कि कुछ हद तक फायदा सीता सोरेन को हुआ है। सीता सोरेन को लेकर कुछ नाराजगी जरूर थी, खासकर उनके विधानसभा क्षेत्र में भी थी नाराजगी, इस तरह की बातें आई। लेकिन उनको भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा हुआ है, प्रधानमंत्री के नाम का फायदा हुआ है। वहां पर जेएमएम ने अपने तरीके से पूरी ताकत झोंकी। वसंत सोरेन ने पूरे मैं कहूंगा कि चुनाव का कमान संभाले रखा था और कह दिया है तो पूरा मैनेजमेंट दुमका का वसंत सोरेन ही देख रहे थे। और बहुत ही आक्रामक तरीके से वसंत सोरेन ने भी इस चुनाव को लड़ा है। उम्मीदवार जरूर नलिन सोरेन थे, लेकिन इस चुनाव को पीछे से वसंत सोरेन ही लड़ रहे थे। और इस चुनाव को मैं मानता हूं कि ये चुनाव भी है बिल्कुल गोड्डा लोकसभा सीट के चुनाव जैसा ही है, बिल्कुल ही कांटे का मुकाबला। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ये मतलब निकलता है कि यहाँ पे बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये माना जा रहा था अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो यहाँ पर जेएमएम को फायदा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि 70% से ज्यादा वहां वोटिंग हुई है, तो मैं मान के चलता हूं कि इससे बीजेपी के उम्मीदवार को यानी सीता सोरेन को फायदा हो सकता है और सीता सोरेन संसद में जा सकती हैं। इसकी पूरी संभावना दुमका में देखी जा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने का असर क्या देखने को नहीं मिला? और हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति या फिर कल्पना सोरेन ने वहां पर बहुत मेहनत की है, क्या ये चीज वहां पर असर नहीं कर रहा नलिन सोरेन के पक्ष में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन कर रहा है। हालांकि पिछली बार भी वहां जीत का अंतर 1 लाख के नीचे ही था दुमका की सीट पे। इसलिए मैं ये दावे के साथ मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूं कि सीता सोरेन चुनाव जीत ही रही हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज सीता सोरेन को प्रधानमंत्री के नाम का भी मिला है और कुछ एडवांटेज शिबू सोरेन की बहू होने का भी मिला है कि भाई आखिर कुछ भी है तो शिबू सोरेन की बहू है, परिवार की सदस्य है, तो उस चीज का भी लाभ मिला है। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो अमूमन मुझे लगता है कि देश में जितने उम्मीदवार खड़े हैं एनडीए के उसमें कोई ऐसी सीट नहीं है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार को फायदा नहीं हुआ है। आदिवासी वोटरों ने बहुत एग्रेसिव होकर वोट किया है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस बार मैं मान के चलता हूं कि मुस्लिम और यादव के साथ अगर किसी ने एग्रेसिव होकर वोट किया है तो वो आदिवासी वोटर है, जिसका असर दिखा है कि यहाँ वहां पिछली बार भी हालांकि वहां 70% से ज्यादा दुमका में वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है तो वोटिंग प्रतिशत घटता रहा है। लेकिन उस तरीके से दुमका में नहीं दिखा है कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी, या खास तौर पे कह सकते तो वहां उमस भरी गर्मी के बावजूद भी लोग लाइन में लगे और लाइन में लग के लोगों ने वोट किया है। इसलिए बहुत ही नजदीकी का मुकाबला हो सकता है कि
वहां गोड्डा की तरह ही सीन बने कि बहुत कम मार्जिन से किसी की जीत और किसी की हार तय हो। लेकिन मैं वहां भी मानता हूं कि सीता सोरेन वहां पर थोड़ी सी बढ़त उनको जरूर है, जैसी बढ़त गोड्डा में निशिकांत। एक तीसरी सीट है राजमहल। राजमहल में जेएमएम का गढ़ है, बरहेट से विधायक है हेमंत सोरेन। तो राजमहल सीट का आकलन क्या कहता है, और इस बार क्या लगता है जेएमएम का गढ़ वहां पर जो माना जाता राजमहल सीट अभी बीजेपी के खाते में चला जाएगा, जैसा कि दुमका और गोड्डा जो कि एग्जिट पोल में सामने आ रहा है हमारे कि ये बीजेपी को सीट जा रही है। तो क्या लगता है राजमहल सीट का आकलन आपका और समीकरण क्या कहता है? राजमहल की सीट पिछली बार भी जेएमएम के पास थी और पिछले 2 बार से विजय हांसदा वहां से सांसद है। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे ये लगे कि विजय हांसदा की राह मुश्किल हुई। हालांकि वहां पर लोबिन हेम्ब्रम जरूर जेएमएम से बागी होकर उम्मीदवार बने हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने उतना वोट नहीं काटा है कि वो विजय हांसदा को हरा सके। वहां पे बीजेपी ने हालांकि अपने उम्मीदवार भी बदले हैं, और उम्मीदवार बदलने का भी, और अगर इसको कहा जाए तो पूरी तौर पे ये शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन का गढ़ है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन के जेल जाने का सबसे ज्यादा अगर असर किसी सीट पर मुझे लगता है कि दिखा है, तो वो सीट उसमें से एक सीट राजमहल की सीट भी है, जहां पर जिसके अंदर हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी आता है। तो उस सीट पर अब मुझे लगता है कि जेएमएम को बढ़त मिली है। लोबिन हेम्ब्रम इतना वोट नहीं काट पाए हैं कि वो जेएमएम को नुकसान पहुंचा। उन्होंने जेएमएम को नुकसान पहुंचाया, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने नुकसान। अगर लोबिन हेम्ब्रम खड़े नहीं होते तो विजय हांसदा के जीत का अंतर ज्यादा हो सकता है। दूसरा कि ताला मरांडी का जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा है, उसका नुकसान बीजेपी को वहां पर हुआ है। पिछली बार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे हेमलाल मुर्मू, वो बीजेपी छोड़ के जेएमएम में शामिल हो गए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को वहां अपना उम्मीदवार बनाना था। तो वहां पे बाबूलाल मरांडी की सलाह पे वहां पे ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया, और मुझे लगता है कि ताला मरांडी उस तरीके का टक्कर नहीं दे पाए जिस तरीके का टक्कर वहां बीजेपी दे सकती थी। जबकि लोबिन हेम्ब्रम भागी हो गए थे, तो बीजेपी के लिए वो अच्छी स्थिति में वो सीट थी। और बीजेपी ने मुझे लगता है कि थोड़ा उस सीट पे उतना फोकस भी नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा फोकस खासतौर पर दुमका की सीट पर था, क्योंकि उस सीट पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला है और सीता सोरेन को उम्मीदवार बना के बहुत बड़ा दाव खेला था। तो बीजेपी को के लिए ये पूरी तौर पे प्रतिष्ठा का सीट, और बीजेपी ये नहीं चाहते थे कि वो सीट किसी तरीके से गवा दे। तो दुमका के मुकाबले राजमहल सीट पर बीजेपी ने भी मेहनत भी कम किया, वहां मैनेजमेंट भी उस तरीके का नहीं था, और जो हेमंत सोरेन के जेल जाने का असर था उस सीट पर पूरी तौर पे दिखता है। तो मैं इस चरण के चुनाव को 2-1 पे लाके मानता हूं कि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट जेएमएम जीतती हुई दिख रही है अभी। तो ये 3 सीटें जो कि दुमका, राजमहल और गोड्डा, ये 3 सीटें जो है वो उसमें 2 और 1 का स्कोर हमारे मुताबिक, लाइव दैनिक के मुताबिक 2 और 1 का स्कोर माना जाता है। ये स्कोर 2019 के चुनाव के मुताबिक ही है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है या वोटिंग हुई है, बहुत ही कह सकते हैं कि हार और जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। इस बात की पूरी गारंटी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि फील्ड में जो बातचीत हुई और वोटर्स इस बार बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। मनीष, क्या आपको लगता है कि इस बार जो वोटर भी है वो भी चुपचाप कह सकते हैं अपना वोट और बिना राय रखे अपनी मर्जी से और बिना किसी ज़्यादा प्रभावित हुए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे दूसरी चीज़ें हो, और वोट बहुत कह सकते हैं साइलेंट वोट हुआ, और इसका असर चुनाव नतीजों में बहुत देखने को मिल सकता है? हाँ, ये ट्रेंड 2019 से ही देखने को मिला कि वोटर के कहने और वोटर ने किसको वोट किया उसमें अंतर कई जगह दिखा है। कि अगर कई जगह ये ट्रेंड लगा कि नहीं, यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, ऐसी स्थिति लगी, या वोटर से बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि फला पार्टी जीत सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम उसके उलट हुआ। तो अब वोटर बहुत स्मार्ट हो गया। उनको मुझे लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर चला है और जिस तरीके से मीडिया का रहा है, कई मीडिया हाउस को गोदी मीडिया तक का दिया गया, तो उन सब चीजों का असर वोटरों के ऊपर भी पड़ा है। तो वोटर अब जज करते हैं, या उसको कह ले कि वोटर भी कई बार मजा लेते हैं, उनके दिल में कुछ और होता है और वो कहते
कुछ और है। अगर वो बीजेपी का सपोर्टर है तो खुद को दिखाता है कि वो बीजेपी के का सपोर्टर नहीं है, वो किसी दूसरे विरोधी पार्टी का सपोर्टर है। लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो उस मानसिकता से जाता है। तो ये इस तरह का वोटर को पढ़ना अब पहले के मुकाबले में मानता हूं कि बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल और तमाम आंकड़े कई बार जो है वो गलत साबित हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। और कई बार इसलिए हम भी ये कहते हैं कि हम ये दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार जीत ही रहे, हार ही रहे। जो हमें फीडबैक मिलता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, उस आधार पर ही हम अपनी बात कहते हैं, और इस आधार पर ही हमने अपनी बात रखते हुए इन सब बातों को रखा है। और यही हमारा मानना भी है कि यही एक तरीके से सब मीडिया के लिए यही बातें हैं कि कई बार वोटर कंफ्यूज कर देते हैं, जो सर्वे करने जी। वाले थे उनको और मीडिया सर्वे करने वाले कंफ्यूज जरूर होते हैं। कई बार एग्जिट पोल इस देश में, कई बार एग्जिट पोल बड़ी बड़ी कंपनियों के फेल हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि वोटर्स जो है आखिरकार उनके मन में क्या है। और इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर मानिए कि इस बार का चुनाव पिछले तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग है। कई उलटफेर करने वाले फैसले हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या फिर बिहार हो। हम बात करेंगे अब पहले चरण में जो चुनाव हुआ, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू, ये 4 सीटें, चारों सीटें आरक्षित है। लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम अनुसूचित जनजाति के लिए, और पलामू अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। पहला जो चौथा चरण का जो चुनाव हुआ था पूरे देश में, वो झारखंड में पहला चुनाव था, और यहाँ पर इन सीटों पर मतदान हुआ। क्या देख रहे हैं आपको? आप सबसे पहले बात खूंटे की कर ले। अर्जुन मुंडा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे, और पिछली बार लगभग 1400 वोटों से ही जीत पाए थे। इस बार का क्या नतीजा आपको लग रहा है एग्जिट पोल के तहत? जिस तरह से अर्जुन मुंडा पिछली बार बहुत ही नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारे थे, और एक पूर्व मुख्यमंत्री का जो केंद्र में मंत्री भी है उसका इतने नजदीकी चुनाव, मतलब इतने कम वोटों से जितना बीजेपी के लिए भी और अर्जुन मुंडा के लिए भी चिंता का विषय था। और मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी और अर्जुन मुंडा के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चूंकि इतने कम मार्जिन से पिछली बार अर्जुन मुंडा जीते थे, और हेमंत सोरेन के जेल जाने का नुकसान मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा को उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से खास तौर पे आदिवासी वोटर के साथ, और जिस तरह से मिशनरी की इसमें भूमिका रही है, जो वो इलाका रहा है सिमडेगा और खूंटी का, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ी संख्या में वोटर है। तो उन सब वोटरों का नुकसान, उन सबका जेएमएम या कांग्रेस उम्मीदवार के प्रति एग्रेसिव वोटिंग करना, ये बताता है कि अर्जुन मुंडा के लिए कुछ अच्छी खबरें खूंटी से इस बार नहीं आ सकती है। हालांकि पिछली बार भी वो बहुत ही नजदीकी मुकाबले में जाकर चुनाव जीते थे। तो इस बार अच्छे संकेत अभी तक नहीं मिले हैं कि अर्जुन मुंडा के लिए कंफर्टेबल स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कालीचरण मुंडा इस बार संसद में बैठ जाए, इसकी पूरी संभावना बन रही है। अर्जुन मुंडा बड़े नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इलाके में क्या वजह, क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना ही सबसे बड़ी वजह है, या फिर अर्जुन मुंडा ने इलाके में उस तरीके से काम नहीं किया, या उनके प्रति नेगेटिव इफेक्ट रहा, इस वजह से अर्जुन मुंडा के स्थिति खराब मानी जा रही है? नहीं, केंद्र में मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा ने जो थोड़ा बहुत काम किया उससे कोई दो राय नहीं है। एक क्लब विद्यालय हो या और भी कई जो लोकल लेवल के काम होते हैं उन्होंने किया है केंद्रीय मंत्री के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि वहां का जो जातिगत समीकरण और जो वहां का बैकग्राउंड रहा है, हालांकि वहां से करिया मुंडा लगातार सांसद रहे हैं, लेकिन जो इस बार के चुनाव में जिस तरह का चुनाव रहा है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि जहां पर 3 लाख 4 लाख मार्जिन पे भी बीजेपी चुनाव जीतती रही है, वहां भी हम इस बार मानते हैं कि चुनाव नजदीकी मुकाबले तक आके जरूर आया है। लेकिन इस सीट पर तो अर्जुन मुंडा बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव जीते थे, इसलिए ये सीट अर्जुन मुंडा के लिए बहुत ही मुश्किल भरा सीट लग रहा है। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता था कि अर्जुन मुंडा ने अपनी सीट ये बदल क्यों नहीं ली। अर्जुन मुंडा अगर चाहते तो वो जमशेदपुर जैसी सीट पर शिफ्ट हो सकते थे। हो सकता है कि बीजेपी आला कमान ने उसकी सहमति नहीं दी हो, उन्होंने अपनी तरफ से जरूर कोशिश की होगी अर्जुन मुंडा में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अर्जुन मुंडा को भी
ये जरूर लगता था कि ये उनके लिए कंफर्टेबल सीट नहीं है। और अमूमन मुझे लगता है कि सभी का ये मानना है कि अर्जुन मुंडा वहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि अर्जुन मुंडा उस सीट पर चुनाव हार जाए, उसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं हो। नजदीकी मुकाबला भी हो सकता है, लेकिन वहां की स्थितियां बताती हैं और जो वहां के ग्राउंड सपोर्ट पहले राउंड के बाद ही आए और जो पिछला चुनाव का रिकॉर्ड रहा है वो बताता है कि अर्जुन मुंडा के लिए अच्छी खबर खूंटी से नहीं आ रही है। अब बात करते हैं सिंहभूम की। सिंहभूम में गीता कोड़ा, आप जैसा सब जानते हैं कि गीता कोड़ा कांग्रेस की सांसद रही है। ऐन वक्त पर चुनाव के ठीक पहले गीता कोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। गीता कोड़ा को बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, वो उम्मीदवार है इस बार। लेकिन जोबा मांझी जेएमएम की उम्मीदवार बनी। हालांकि पिछले बार वो कांग्रेस के पास ये सीट थी, लेकिन गठबंधन के तहत जेएमएम ने इस पर अपना प्रत्याशी दिया। और जोबा मांझी जो कि मंत्री भी रही थी झारखंड सरकार में और बहुत पुरानी नेता, इस इलाके की जमीन से जुड़ी हुई नेता। जोबा मांझी के बारे में बहुत अच्छी खबरें भी शुरू में नहीं आई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ा पहले चरण का, और उसके बाद जो है तस्वीर कहते हैं कि बदली हुई नजर आई जोबा मांझी के प्रति। और जोबा मांझी एक टक्कर देने वाली उम्मीदवार बन गई। निश्चित तौर पे जब जोबा मांझी की नाम की घोषणा हुई थी तो ये लगा नहीं था कि जोबा मांझी गीता कोड़ा, जो कि मधु कोड़ा का वो गढ़ रहा है वो इलाका, तो मधु कोड़ा को टक्कर दे पाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि जोबा मांझी ने वहां बहुत अच्छी टक्कर दी है और बहुत अच्छे बूथ मैनेजमेंट से लेके हर तरह के मैनेजमेंट गीता माफ करिएगा जोबा मांझी ने किया। और कुछ नाराजगी गीता कोड़ा के रवैये को लेकर भी थी कि कुछ नाराजगी मुझे नहीं लगता कि वहां पर बीजेपी में वो गई, उसका बहुत कम नुकसान उनको हुआ है। लेकिन गीता कोड़ा को लेकर बहुत हद तक नाराजगी थी। उसका नुकसान गीता कोड़ा को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और मैं मान के चलता हूं कि उस सीट पर भी गीता कोड़ा फंसी हुई नजर आती है। और जो जोबा मांझी का रिकॉर्ड रहा है, अभी तक सिर्फ एक विधानसभा चुनाव वो हारी है, उसके बाद से जोबा मांझी लगातार चुनाव जीतती रही है। पहला लोकसभा चुनाव वो लड़ रही हैं और मान के चलते हैं हम कि उस लोकसभा चुनाव में जोबा मांझी बेहतर पोजीशन में है गीता कोड़ा के मुकाबले। तो वो सीट गीता कोड़ा के लिए फंसी हुई है। हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि गीता कोड़ा उस सीट पर चुनाव हार ही रही है या जोबा मांझी जीती है, लेकिन गीता कोड़ा के लिए बेहतर स्थिति या बेहतर रिपोर्ट्स उस चाईबासा के इलाके से नहीं है और उसमें एडवांटेज जोबा मांझी को जरूर जाता है। अब बात करते हैं लोहरदगा सीट। लोहरदगा सीट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2019 का जब चुनाव हुआ, मोदी लहर थी उस वक्त भी सुखदेव भगत जीतते जीतते लगभग हार गए 10,000 वोटों से, 10,000 11,000 वोटों से वो हार गए। इस बार भी उनकी राशि में कह सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम चक्कर लगा रहे हैं। और लोबिन हेम्ब्रम के बारे में ये कहा जाता है कि वो हार और चमड़ा लिंडा जो है उनके हार और जीत के बीच एक बड़ा फैसला दे सकते हैं। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली भी है, क्योंकि सुदर्शन भगत वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, बीजेपी ने वहां बिल्कुल नए उम्मीदवार को, समीर उरांव जो एक बार के विधायक भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सांसद थे, वो उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तो समीर उरांव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और सुदर्शन भगत का बहुत आश्चर्यजनक तरीके से टिकट कर गया। सुदर्शन भगत के बारे में माना जाता था कि बहुत ही सुलभ नेता थे आम लोगों के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी, और उनका आरएसएस बैकग्राउंड भी रहा है। तो उस तरीके से सुदर्शन भगत का टिकट कटना जो है एक तरीके से झटके की तरह रहा वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी और उनके जो सुदर्शन भगत है उनके लिए भी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वहां पर एक बार फिर से सुखदेव भगत को चुनाव मैदान में उतारा, जो पिछले चुनाव बहुत कम मार्जिन से 10 साढ़े 10,000 के आसपास वोट से चुनाव हारे थे और बहुत नजदीकी मुकाबले में वो हारे थे। और जो लोहरदगा सीट का रिकॉर्ड रहा है पिछला 2-3 चुनाव का, तो वहां रहा है कि बहुत कम अंतर से ही जीत हार का फैसला हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी जीती है तो बहुत कम अंतर से जीती है और जब हारी है तो भी बहुत कम अंतर से हारी है। इस बार
चमड़ा लिंडा इस चुनाव में खड़े हुए हैं, और चमड़ा लिंडा जब जब चुनाव में खड़े हुए हैं तब तक उन्होंने कह सकते हैं तो कांग्रेस का खेल खराब किया। लेकिन चमड़ा लिंडा ने क्या इस बार वाकई में कांग्रेस का खेल खराब किया है? लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर चमड़ा लिंडा ने इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का भी कुछ हद तक खेल खराब किया है। और चमड़ा लिंडा को इतने वोट नहीं, क्योंकि पिछली बार जिस जिस इलाके में बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत को बढ़त मिली थी, उसी इलाके से चमड़ा लिंडा आते हैं, और उस इलाके में माना जा रहा था कि पिछले चुनाव में चमड़ा लिंडा चूंकि चुनाव मैदान में नहीं खड़े थे, तो चमड़ा लिंडा के वोटर शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ आ गए थे। लेकिन इस बार चमड़ा लिंडा चुनाव में खड़े हुए हैं, तो माना यह जा रहा है कि चमड़ा लिंडा के वोटर एक बार फिर बीजेपी से चमड़ा लिंडा की तरफ आए हैं। कुछ कांग्रेस मतलब कुछ इंडिया अलायंस के भी वोटर उनके पास आए हैं, लेकिन उनका वोट का आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं है, वो इतना ज्यादा वोट नहीं खींच पाए हैं जिससे कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ ऐसा लगा है। और वहां पर जो है वो बहुत कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का भी उस इलाके में इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। और जो सुखदेव भगत का अपना जो रिकॉर्ड रहा है उस इलाके में विधायक, उस इलाके से विधायक भी रहे हैं, सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार उस क्षेत्र में जमे रहे, चाहे चुनाव जीता या हारा। तो इन सब बातों का असर लोहरदगा में दिखा है। और मैं मानता हूं कि बहुत ही नजदीकी मुकाबले में ये त्रिकोणीय मुकाबला कतई नहीं बना। चमड़ा लिंडा वो फैक्टर नहीं बन सके कि वो मतलब जीत दर्ज कर सके। हाँ, ये किसी को हराने के काम जरूर आ सकते हैं, तो ये काम उन्होंने जरूर करने की कोशिश की। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि बहुत ही नजदीकी मुकाबला यहाँ कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच है, जैसा कि यहाँ पिछले कई चुनावों से होता रहा है। तो इस बार नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस वहां जीत दर्ज कर सकती है, सुखदेव भगत जा सकते हैं, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है कि ऐसा हो सकता है कि सुखदेव भगत इस सीट पर जीत दर्ज कर ले। देखिए, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और एग्जिट पोल है ये, अभी चुनाव के नतीजे जो आधिकारिक तौर से आने बाकी है, इसीलिए संभावना जताई जा रही है, जो बातचीत हो रही है या जो हम बता रहे हैं या जो उम्मीद जता रहे हैं कि दुमका से सीताराम सोरेन का पलड़ा भारी है, कोठी से बीजेपी हार सकते हैं, ये सब बातचीत और लोगों से जो एक तरह से मौखिक सर्वे किया जाता है उसके आधार पर हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय पत्रकार है उन लोगों से भी जो बातचीत होती है और कमोबेश आंकड़ा भी इसी के आसपास रहता है। तो मनीष, अब हम पलामू चलते हैं और पलामू में क्या लग रहा है आपको? पलामू की सीट बीडी राम यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी है और उनको लगातार दूसरी बार जीत हासिल हो सकती है। मुझे लगता है कि बीडी राम यहाँ हैट्रिक जरूर लगा लेंगे, क्योंकि एकमात्र सीट जो मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित बीजेपी के दृष्टिकोण से दिख रहा है, जहां पर लड़ाई नहीं दिखी, वो पलामू की सीट है। वहां पे आरजेडी ने उम्मीदवार ममता भुइयां को उतारा था, लेकिन वो उस तरीके से प्रभावी नहीं दिख सकी, उस तरीके का नहीं रहा। हालांकि तेजस्वी यादव भी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा पलामू में देखने को नहीं मिला कि उसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार को या आरजेडी के उम्मीदवार को हुआ हो। और चूंकि वहां जीत का अंतर पिछली बार भी बहुत ज्यादा रहा था, 4-5 लाख के बीच का अंतर रहा था, तो उस अंतर को पाटने में कामयाब नहीं हो पाई ममता भुइयां। और इतने ज्यादा वोट का अंतर जो है, हाँ, वोट का आंकड़ा जरूर जितने वोट से पिछली बार बीडी राम जीत के आए थे, वो आंकड़ा वो दोहरा नहीं सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन अभी भी मानता हूं कि अगर झारखंड में किसी सीट को बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है, तो वो मुझे पलामू की सीट नजर आती है, जहां पर बीजेपी बहुत अच्छे पोजीशन में और बहुत अच्छे तरीके से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। पलामू की सीट इसलिए भी जरूरी है बातचीत इस पे ज्यादा करने की, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक तरीके से तनाव भी चल रहा था इस सीट को लेकर, और आखिरकार आरजेडी को ये सीट मिली और यहाँ पर उम्मीदवार भी ममता भुइयां जो बीजेपी की रही है उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तो जो ये सीट है एंटी इनकम्बेंसी का फायदा यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर नहीं उठा पाई, और क्योंकि बीडी राम जहां भी जा रहे थे उनका विरोध
कई जगहों पर वायरल हुई तस्वीरें। तो ये कह सकते हैं कि ये सीट अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन गंवाती है तो इसके पीछे उनकी वजह उनकी रणनीति, उनका उम्मीदवार चयन सबसे बड़ी वजह होगी। हाँ, निश्चित तौर पे उम्मीदवार का चयन एक बड़ी वजह होगी और उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा। बहुत अच्छे तरीके से बीडी राम ने भी नहीं चुनाव लड़ा, क्योंकि बीडी राम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे। उनको पता था कि वो कायदे से कहे तो घर बैठ के चुनाव जीत सकते थे। तो बीडी राम को पता था कि उनको इस सीट पर वैसी चुनौती नहीं मिल रही है जैसे कि मिल सकते थे। बीडी राम को प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ और जो जो उम्मीदवार था महागठबंधन की तरफ से उसके कमजोर होने का भी बीडी राम को फायदा मिला। इसलिए वहां बीडी राम, मुझे लगता है कि इस चुनाव में अगर कोई एनडीए का प्रत्याशी या किसी भी दल का प्रत्याशी सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव जीत रहा है तो उसके रूप में मुझे बीडी राम सबसे बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं। जो झारखंड के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, वो इस चुनाव को भी बहुत अच्छे तरीके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात जो एक और चरण हम लोग गोड्डा, दुमका, राजमहल, खूंटी, सिंबू, लोहरदगा, पलामू, इन सीटों पर बातचीत कर चुके हैं। लेकिन रांची, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, तो हजारीबाग, कोडरमा सीट पर बातचीत करते हैं। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट आपको क्या लग रहा है? चतरा सीट पे सुनील सिंह को बदलकर बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह को दिया टिकट, तो उनको फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है या फिर बहुत कांटे की टक्कर है यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है? कांग्रेस से के एन त्रिपाठी यहाँ पर प्रत्याशी। जहां नजदीकी मुकाबला है और जिस समय के एन त्रिपाठी के नाम की घोषणा हुई थी उस समय ये लगा नहीं था कि के एन त्रिपाठी जो है वो कालीचरण को या बीजेपी उम्मीदवार, कालीचरण को तो नहीं कहूंगा लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर दे सकते हैं, ऐसा कभी लग नहीं रहा था। कालीचरण भी नए उम्मीदवार थे। पिछली बार वहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जिस जाति से आते थे उसके बिल्कुल उलट जाति यानी वो राजपूत से आते थे, भूमियार जाति के उम्मीदवार को बीजेपी ने उम्मीदवार बना के एक नया दाव खेला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलामू से लाके के एन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया, जबकि माना यह जा रहा था कि यहाँ से गिरिनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आरजेडी से या कांग्रेस से गिरिनाथ सिंह रांची से लेकर दिल्ली तक का चक्कर लगाते रहे, लेकिन गिरिनाथ सिंह को टिकट नहीं मिला और के एन त्रिपाठी वो टिकट पाने में कामयाब हो गए। तो शुरू में ये लगा कि यहाँ मतलब बिल्कुल टक्कर नहीं है और बीजेपी उम्मीदवार वहां बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चला गया वहां वैसे वैसे के एन त्रिपाठी मजबूत होते गए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। और जो जिस समय उलगुलान रैली रांची में हुई थी उस समय भी एक एपिसोड हुआ था उस रैली के दौरान जो आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक भिड़ गए थे। तो उसके बाद और के एन त्रिपाठी को नुकसान हुआ, उनके इमेज को नुकसान हुआ। लेकिन चुनाव बढ़ते 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 जब जातीय समीकरण पे वो चुनाव चला गया तो लगा कि इस जातीय समीकरण में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बढ़त बनाते हुए नजर आए। और माना यह जाता है कि वहां पर जैसे जिस जाति से बीजेपी के उम्मीदवार आते हैं, कालीचरण महतो भूमिहार जाति का वोट उनको तो मिला, लेकिन राजपूत जाति जिसका टिकट बीजेपी ने काट दिया उसके एक बड़े वर्ग का वोट जो है वो के एन त्रिपाठी को मिला। और ये कहा जा रहा था कि भाई हमारी जाति का वोट काट दिया तो हम बीजेपी को या भूमिहार जाति के वोटर, ऐसा कहा जाता। मैं पक्के तौर पर इस बातों को नहीं कर सकता, लेकिन जो वहां के गलियारों में और जो वहां पर लोगों से बातचीत के दौरान जो पता चला उसमें ये लगा कि भाई बीजेपी उम्मीदवार को क्यों वोट दे जबकि वो हमारी जाति से नहीं है। तो वहां पर जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो मुस्लिम है, यादव है, उसके अलावा अपर कास्ट का एक बड़े वोट का तबका के एन त्रिपाठी को मिला, जिसका फायदा वहां होते हुए नजर आ रहा है। और माना यह जा रहा है कि बहुत ही नजदीकी मुकाबले में वहां के एन त्रिपाठी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि वहां प्रधानमंत्री ने भी कालीचरण के समर्थन में वहां पर सभा की थी, उसका भी फायदा कालीचरण को हुआ। और चुनाव से पहले, चुनाव के घोषणा होने से ठीक पहले जब वहां राजनाथ सिंह आए थे तो स्थानीय सांसद का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था और उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि इनका टिकट कट सकता था और बिल्कुल वैसा ही हुआ, उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन
जिस उम्मीदवार को वहां टिकट बनाएगा, क्योंकि वहां पर गिरिनाथ सिंह बीजेपी के भी उम्मीदवार थे और गिरिनाथ सिंह उससे ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको था कि उनको टिकट मिलेगा। और गिरिनाथ सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो वापस वो आरजेडी में आते हैं, पटना जाते हैं और लालू यादव के सामने आरजेडी की फिर से सदस्यता ले लेते हैं। लेकिन वहां पर एक बड़ा फैक्टर गिरिनाथ सिंह का चुनाव से पहले दिख रहा था। माना ये पड़ा था कि गिरिनाथ सिंह चाहे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में लड़े, चाहे कांग्रेस या आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में लगे, अगर गिरिनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन गिरिनाथ सिंह को ना बीजेपी से टिकट मिला, ना आरजेडी से, कांग्रेस से मिला। लेकिन ये चुनाव जाते जाते, चुनाव नजदीक आते आते एक कांटे के मुकाबले में तब्दील हो गया और इस कांटे के मुकाबले में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार को थोड़ी सी बढ़त है वहां पे। तो चतरा में बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों का भी अच्छा खासा असर रहा और बीजेपी के पूर्व विधायक भोक्ता जी जो कि सिमरिया से हैं, वो नॉमिनेशन उन्होंने वापस ले लिया और उससे ये माना जा रहा है कि गंजू वोटर्स वहां पर नाराज है जो कि बीजेपी का समर्थक रहा। नतीजे आने में अभी 2 दिन है, लेकिन तब तक कांटे की टक्कर है चतरा में। अब हम चलते हैं कोडरमा सीट पर विनोद सिंह जो कि CPI-ML के प्रत्याशी हैं, विधायक भी हैं, CPI-ML से बगोदर के, और उनका मुकाबला अन्नपूर्णा देवी से है जो कि बीजेपी की प्रत्याशी, और पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छी मार्जिन से वोट चुनाव जीता था और लगभग 4 लाख वोट का अंतर था। इस बार CPI-ML को के विनोद सिंह को टिकट मिला है, तो क्या लग रहा है इस बार वहां पर टक्कर पिछले 2019 जैसा ही है या फिर विनोद सिंह के लिए कुछ अच्छी खबरें हो सकती है या फिर टक्कर है वहां पर? उस सीट पे भी मैं मान के चलता हूं कि उस सीट पे भी टक्कर है। कोडरमा की सीट भी एक ऐसी सीट है जहां पर टक्कर है। ये नहीं कहेंगे कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन टक्कर उस सीट पर भी दिखने को मिला और कई बूथ ऐसे नजर आए जिस पर कभी माले को वोट भी नहीं पड़ता था। ऐसे भी कई बूथ है जब वहां माले को वोट मिला। खासकर 3 लोग विधानसभा क्षेत्र जो राजधानीवाड़ है, गांडेय है, बगोदर है, वहां पर माना गया कि महागठबंधन उम्मीदवार को विनोद सिंह को बहुत अच्छी संख्या में वोट पड़ा और इन सब विधानसभा क्षेत्र में जो है विनोद सिंह लीड कर सकते हैं, ऐसा माना जाता रहा। लेकिन चूंकि पिछली बार वोट का अंतर इतना ज्यादा था कि उस वोट के अंतर को विनोद सिंह कितना भर पाया है, और पिछली बार हर चुनाव में वहां पे माले के उम्मीदवार खड़े हो जाते थे, लेकिन इस बार आमने सामने की टक्कर आई है। अगर विनोद सिंह के लिए कोई गुंजाइश इस चुनाव में है कि वहां पर कोडरमा से वो सीट चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं, तो उसमें एक मामला यह है कि इस बार के चुनाव में आमने सामने की टक्कर थी बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में। इसलिए एक एडवांटेज है कि आमने सामने की टक्कर में हो सकता है कि विनोद सिंह इस चुनाव को जीत जाए। लेकिन और एक दूसरी बात जो अन्नपूर्णा देवी के साथ अच्छा नहीं रहा कि ये माना गया कि चूंकि वो यादव बहुल सीट है, वहां पर यादव वोटर अच्छी खासी संख्या में, और यादव वोटर ने 2019 चुनाव में भी अन्नपूर्णा देवी को के पक्ष में वोट किया। लेकिन उस यादव वोट बैंक में थोड़ी सी टूट हुई है। तेजस्वी यादव भी वहां आए थे प्रचार करने के लिए कोडरमा में, और कल्पना सोरेन भी गई थी। तेजस्वी यादव के वहां चुनाव प्रचार करने का फायदा विनोद सिंह को मिलता हुआ वहां नजर आया है। लेकिन वो क्या इतना वोट आ गया है उनको कि वो 4 लाख के मार्जिन को भर पाए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए वहां कांटे के मुकाबले में मैं मान कर चलता हूं कि अभी अन्नपूर्णा देवी वहां बेहतर पोजीशन में विनोद सिंह के मुकाबले दिख रही है, लेकिन वहां कांटे का मुकाबला है। अन्नपूर्णा देवी को वहां पर थोड़ी सी बढ़त होते हुए नजर आ रही है। अन्नपूर्णा देवी क्योंकि पिछले बार 4 लाख वोटों से जीते, तो निश्चित तौर पर वो फर्क है या फासला है वो पाटना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें कोडरमा में ये भी है, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो थोड़ा अलग तरह का चुनाव था। वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया। पिछली बार वहां पे JVM से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे थे और वो एक तरह से टक्कर दे रहे थे, लेकिन वो कमजोर कैंडिडेट साबित हुए। इस बार विनोद सिंह की जो रैलियां हुई है और उनके साथ तो तमाम दल एक साथ होकर आए, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर इस बार अन्नपूर्णा देवी के लिए भी टक्कर है और काफी कड़ी टक्कर मानी जा सकती है वहां पर। अब बात करते हैं हजारीबाग सीट। जयंत सिन्हा को टिकट काटकर मनीष जायसवाल को बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया। मनीष जायसवाल स्थानीय विधायक भी है।
क्या लगता है जेपी पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया? कौन जेपी पटेल बीजेपी के विधायक रहे हैं, उससे पहले वो जेएमएम में रहे हैं। तो जेपी पटेल और मनीष जायसवाल, इन दोनों के बीच टक्कर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक तरफा मुकाबला है? जयंत सिन्हा जिस तरीके से लाखों वोट से जीते थे, वो सांप्रदायिक थोड़ा इलाका भी है, वो सीट भी थोड़ी, वहां अक्सर इस तरह की खबरें आती है कि वहां पर सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती है और वहां पर हिंदुत्व या कट्टरता का मुद्दा हमेशा छाया रहा है। लेकिन इस बार थोड़ी जातीय राजनीति के तौर पर देखें तो समीकरण थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा, और जेपी पटेल कितना टक्कर देते हुए नजर आते हैं मनीष जायसवाल को, क्योंकि दोनों नए कैंडिडेट हैं लोकसभा क्षेत्र के लिए। ये चूंकि बीजेपी का मैं मान के चलता हूं कि हजारीबाग सीट बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा लगातार सांसद रहे हैं और बीजेपी का ये गढ़ भी है। बीजेपी ने इसलिए जयंत सिन्हा का टिकट काटने का जोखिम भी उठाया कि जयंत सिन्हा का टिकट काट के मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर से विधायक हैं और जो बीजेपी का अपना एजेंडा होता है उसको बहुत मुखर तरीके से वो रखते हैं उनका तो उसके हिसाब से बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की। तो कांग्रेस ने भी वहां पर जो मांडू के विधायक थे जो बीजेपी के ही थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट दिया। इस सीट पर महतो वोट एक अच्छा फैक्टर के रूप में काम करता है। अमूमन माना जाता है कि महतो वोटर जो है वो एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ जाती है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने एक प्रयोग किया जेपी पटेल को उम्मीदवार बना के और जो बीजेपी के वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक तीसरा फैक्टर भी विवेक जी था जो कि जयराम महतो के पार्टी का उम्मीदवार वहां खड़ा था और माना यह जा रहा है कि उस उम्मीदवार को उसकी क्षमता से ज्यादा वोट मिल गए। जितना माना जा रहा था कि उसको वोट मिलेंगे उससे ज्यादा उसको वोट मिला है और जयराम महतो के नाम का उस उम्मीदवार को फायदा हुआ है। अगर जयराम महतो के नाम का उस उम्मीदवार को फायदा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को मदद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा फैक्टर और भी है कि बड़का गांव में जहां से कांग्रेस की अंबा प्रसाद विधायक है वहां पर बहुत अच्छी वोटिंग कांग्रेस के लिए नहीं हुई है और कांग्रेस वहां पर को उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस के फेवर में कम वोटिंग पड़ा है और कई बार ये बातें भी आई कि अंबा प्रसाद जो है वो उनका ध्यान हजारीबाग लोकसभा सीट से हट के चतरा और लोकसभा सीट पर था जो कि दूसरा लोकसभा क्षेत्र है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में उनके विधानसभा के अंदर नहीं आता। उनका विधानसभा हजारीबाग में आता है तो उनको वहां विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो चतरा में ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आई। तो बड़का गांव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक वोट कम पड़े हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां पर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ने उम्मीद से ज्यादा वोट लिया है, तो इसका नुकसान माना जा रहा है कि बीजेपी को हो सकता है और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। तो मैं वहां भी मान के चलता हूं कि बहुत ही नजदीकी मुकाबला है और कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है और कोई कह रहा है कि बीजेपी की भी जीत हो सकती है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इसमें जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ने जो वोट काटा है वही तय करेगा कि यहाँ से कौन जीता। अगर उसने इतना वोट काट लिया है जैसा कि बताया जा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा, तो निश्चित तौर पे वहां पर बीजेपी के लिए कठिनाई की स्थिति है। लेकिन अगर उसने कम वोट लिया है तो ये कांग्रेस उम्मीदवार के लिए सही नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव भी वहां बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती हुई है, इसलिए उस मार्जिन को पाटना मुश्किल है। तो मैं मान के चलता हूं कि वहां पर थोड़ा सा अपर एज अभी भी मनीष जायसवाल को बीजेपी को। तो हजारीबाग में बीजेपी जीतती हुई तो दिख रही है, लेकिन बहुत आसान नहीं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि जयंत सिन्हा का जो अपना वोट बैंक रहा है, खास तौर से अपने जातीय समूह का जो वोट बैंक रहा वो, दूसरी तरफ अंबा प्रसाद की जो का असर रहा, कितना असर रहा। तीसरा फैक्टर और बड़ा फैक्टर है जयराम महतो के प्रत्याशी का किस तरीके से वो वोट लेते हैं। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर कह सकते हैं कि हजारीबाग सीट भी बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। कांग्रेस वहां पर अगर रेस में भी है तो इन तीनों वजहों से रेस में मानी जा सकती है। हाँ, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां कार्रवाई की
जिस दिन हजारीबाग में वोटिंग खत्म हुई है उसी दिन जयंत सिन्हा के ऊपर कार्रवाई की, जयंत सिन्हा को नोटिस जारी किया, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ग्राउंड से एक रिपोर्ट गया होगा कि वहां पर जयंत सिन्हा का फैक्टर या सिन्हा परिवार का क्या फैक्टर काम किया, क्या उस फैक्टर की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। और जो कार्रवाई की गई जयंत सिन्हा पे, तो उससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी को ये अंदेशा है कि वहां उसकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए शायद जयंत सिन्हा के ऊपर कार्रवाई की गई, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए चुनाव परिणाम तक का इंतजार कर लिया गया था। हालांकि जयंत सिन्हा ने अपने तरीके से जवाब दे दिया और बिल्कुल ये मामला अभी ठंडे बस्ते में है। अब चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है कि उस पर बीजेपी कोई फैसला ले। अगर उस सीट पर मनीष जायसवाल की जीत हो गई तो ये तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं तो फिर मनीष जायसवाल ही तय करेंगे कि जयंत सिन्हा का क्या होगा। तो अभी तक हम लोग काफी देर से बातचीत कर रहे हैं मनीष, और कई दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए जो जानकारी भी देते हैं कि हमने गोड्डा पर बातचीत की। गोड्डा में निशिकांत दुबे का पलड़ा भारी चल रहा, वो जीत सकते हैं, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। दुमका से सीता सोरेन जीत सकती है। पिछली बार भी बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती थी, लगभग 49,000 वोट से शिबू सोरेन यहाँ से चुनाव हारे थे। राजमहल सीट जेएमएम को जा सकती है, वहां पर जेएमएम बहुत मजबूत मानी जा रही है। खूंटी सीट पर बीजेपी की हार हो सकती है। पिछली बार यहाँ पर 1400 वोटों से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे बहुत मुश्किल से। इस बार यहाँ पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता हुआ दिख रहा है। सिमुम से गीता कोड़ा की जीत बहुत मुश्किल लग रही है, और जोबा मांझी और गीता कोड़ा के बीच दो महिला कैंडिडेट है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। जोबा मांझी भारी नजर आ रही है। लोहरदगा से सुखदेव भगत, जो कि पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, वो इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चमरा लिंडा का फैक्टर है वो उनके लिए फायदे के तौर पर माना जा सकता है। चतरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर है। कालीचरण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है और केन त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके बीच में कड़ी टक्कर है। यहाँ पे फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हार और जीत का अंतर बहुत कम होगा। कोडरमा में एडवांटेज बीजेपी को है, लेकिन जिस तरीके का वोट पैटर्न देखा गया है और जो लोगों से बातचीत हुई है, वो कहना मुश्किल है कि यहाँ पर किसकी आखिरकार जीत होगी। जो भी हो, मार्जिन बहुत कम रहने वाला। हजारीबाग में भी मनीष बता रहे थे कि यहाँ पर भी बहुत आसान नहीं है। अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत आसानी से नहीं जीतती, और कांग्रेस अगर जीत जाती है कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। तो इन सीटों के अलावा अब हम बातचीत करते हैं राजधानी रांची की। रांची में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसका नाम पहली बार ज्यादातर क्या 99% वोटर्स ने सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में और संजय सेठ के नाम की घोषणा काफी पहले से हो गई थी, और संजय सेठ पिछला चुनाव भी बहुत बड़ी मार्जिन से जीत चुके हैं। तो रांची की सीट किस तरह से देखते हैं? रांची में आपको कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? जैसा कि आपने बताया कि जो कांग्रेस ने वहां मुझे लगता है कि उम्मीदवार की घोषणा करने में देरी कर दी, और जैसे रामपाल चौधरी की कांग्रेस में उनको शामिल किया गया, तो ये लगा कि शायद या तो उनको रामपाल चौधरी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने वाली है, या फिर जो है वो सुबोध कांत साहिब उम्मीदवार बन रहा है, इसलिए रामपाल चौधरी को बुला के जो महतो वोट है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहां पर आश्चर्यजनक तरीके से यशस्विनी सहाय का नाम आया, और बहुत ही आखिरी समय में आया। और यशस्विनी सहाय को मैं मानता हूं कि उसका पॉलिटिकल लॉन्चिंग करने में सुबोध कांत सहाय ने भी देरी कर दी और कांग्रेस पार्टी ने भी देरी करी। उसका नुकसान कांग्रेस उम्मीदवार को हुआ है, यशस्विनी सहाय को हुआ है। और चूंकि बीजेपी यहाँ चुनाव की बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, सुबोध कांत माफ करिएगा, संजय सेठ ने इस लोकसभा क्षेत्र में कई काम किए, उसका और संजय सेठ को फायदा हुआ। बिल्कुल शहरी सीट है, इसका भी फायदा हुआ। तीसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जबरदस्त फायदा हुआ है बीजेपी को इस सीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो भी किया, हालांकि प्रियंका वाड्रा ने भी यहाँ रोड शो किया था, लेकिन वो उस तरीके का रोड शो नहीं रहा जैसा कि प्रधानमंत्री का भी रहा। और उस चीज का चूंकि शहरी सीट है, तो इस सीट का पे लड़ाई वैसी दिखी नहीं कि जैसे कि
की संभावना थी। अगर इस सीट से हो सकता था कि कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को उतारती तो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में होती, और कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार देने में मैं समझता हूँ कि घोषणा कर दी, लेट किया है। इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है और यहाँ बहुत आसानी तरीके से बीजेपी यहाँ इस सीट पर चुनाव जीतते हुए दिख रही है। तो यशस्विनी सहाय को लेकर जो ये भी कहा जा रहा है कि जो जयराम महतो की पार्टी है JBKSS, अगर वो उनके जो देवेंद्र नाथ महतो है वो अगर उनको बहुत ज्यादा वोट आ जाता है ग्रामीण इलाकों में, जिसके चांसेस ज्यादा माना जा रहा है, तो खेल यहाँ पर भी कुछ आश्चर्यजनक तौर से बदल भी सकता है। हाँ, ये अगर देवेंद्र महतो ने इतना वोट लिया है, जैसे कि देवेंद्र महतो जेल से निकला है और जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद उनका रोड शो हुआ, और जो जिस तरीके का हमें हजारीबाग में देखने को मिला कि जयराम महतो का कैंडिडेट एक फैक्टर बन सकता है या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा फैक्टर ही देवेंद्र महतो बन रहे हैं, अगर देवेंद्र महतो एक अच्छा खासा युवा का वोट अपनी ओर खींच पाने में कामयाब हो गए, तो यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक नतीजे भी देखने को मिल सकता है या बहुत नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता, चूंकि यहाँ जीत का अंतर यहाँ भी इतना ज्यादा है कि वो फैक्टर काम करेगा, और मुझे लगता है कि अंततः यहाँ पर संजय सेठ चुनाव जीत जाएंगे और असली जाके बात देवेंद्र महतो के वोट पे जाके अटकेगा कि देवेंद्र महतो आखिर कितना वोट जो है वो खींचते हैं, खास तौर पे जो एनडीए का वोट जिसको माना जाता है उस वोट को। अब बात करते हैं धनबाद की। धनबाद में ढुल्लू महतो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ढुल्लू महतो विवादित नेता भी रहे हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उन पर भरोसा किया और जो पुराने प्रत्याशी हैं PN सिंह, उनका टिकट काट कर ढुल्लू महतो को टिकट दिया, और कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी अनुपमा सिंह को टिकट दिया। और अनुपमा सिंह जो अनूप सिंह विधायक है बेरमो से, कांग्रेस की उनकी पत्नी है। एक तरफ नई उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है, दूसरी तरफ दबंग उम्मीदवार है ढुल्लू महतो, और वो विधायक रह चुके हैं बीजेपी के बागमारा से। हालांकि वो सीट लोकसभा क्षेत्र धनबाद में नहीं है, लेकिन धनबाद में उनका असर माना जाता है। तो धनबाद की सीट को किस तरीके से देखते हैं? वहां पर भी बीजेपी पिछली बार बहुत वोटों से जीती थी। ढुल्लू महतो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? वहां भी विवेक जी चुनाव बहुत ही नजदीकी मुकाबले पर जाकर टिक गया है, और मैं मान के चलता हूं अगर किसी सीट पे सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है तो उसमें से एक सीट धनबाद की सीट है। क्योंकि यहाँ पर पिछला चुनाव बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ मुझे लगता है कि दो फैक्टर काम कर रहा है। एक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाना, और जिस तरीके से ढुल्लू महतो के ऊपर आपराधिक मुकदमे रहे हैं उसका कांग्रेस ने उसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत अटैक किया। सरयू राय ने भी कांग्रेस की एक तरीके से मदद की। सरयू राय इस दौरान कई बार धनबाद गए और उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मीडिया में भी उनकी बात आई, पब्लिक के बीच भी वो बात डिलीवर हुई कि भाई ढुल्लू महतो के ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे हैं तो बीजेपी ने एक गलत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि ढुल्लू महतो ने अपने तरीके से उस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने की कोशिश की, और उनको अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का फायदा हुआ ढुल्लू महतो को, तो मैं मान के चलता हूं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और जितना भी वोट उनको मिला उसमें 70-80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का वोट ढुल्लू महतो को मिला है। लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के फेवर में बात जाती है उसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात कि वहां पर PN सिंह बीजेपी के प्रत्याशी सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो वो जिस जाति से आते हैं, राजपूत जाति से, उसी जाति से अनुपमा सिंह आती हैं। तो जो राजपूत वोटरों में चतरा में नाराजगी देखने को मिली और जो धनबाद में नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि दोनों जगह राजपूत सांसद का टिकट बीजेपी ने काट दिया, तो इसके अंदर राजपूत के अंदर एक राजपूत जाति में एक नाराजगी देखने को मिली। और चूंकि वहां पर कांग्रेस ने राजपूत जाति का उम्मीदवार दिया तो उसका फायदा कांग्रेस को वहां होता हुआ दिखाई दिया। और जो अनुपमा सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है,
वो अनूप सिंह की पत्नी है और कांग्रेस के मंत्री रहे जो है वो राजेंद्र सिंह उनकी बहू है, तो उसका फायदा भी दिखा है, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र धनबाद और बोकारो को मिला के है। बोकारो जो अनूप सिंह के परिवार का, राजेंद्र सिंह के परिवार का एक तरीके से मान के चलिए कि गढ़ है या उनका क्षेत्र है। दूसरा जो उस धनबाद का क्षेत्र, तो धनबाद के क्षेत्र के लिए भी चूंकि धनबाद और बोकारो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो उसमें भी अनूप सिंह के परिवार की सक्रियता रही है। तो राजपूत जाति का और ऊंची जाति का के वोटर का एक अच्छी खासी संख्या में अनुपमा सिंह का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। राजपूत जाति के अलावा ब्राह्मण और भूमियार जाति के वोटरों का भी झुकाव अनुपमा सिंह की तरफ देखा गया, ऐसा माना जाता है। प्लस इसमें जो है वो मुस्लिम वोटर और यादव वोटर भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में है। तो यादव वोटर और मुस्लिम मतलब पप्पू यादव ने भी अनुपमा सिंह के लिए वहां पर कई दिनों तक कैंप किया। तो एक तरीके से जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको सबसे पहले पैक किया गया। और दूसरी बात कि उसमें बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की गई। पहली सेंधमारी तो अनुपमा सिंह के उम्मीदवार बनने पर हो गई। दूसरा कि जो बीजेपी उम्मीदवार की जो छवि रही है उसका नुकसान उस सीट पर, वो सीट मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत आसानी से जीत सकती थी। लेकिन और जब अनुपमा सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो अनुपमा सिंह बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो से बहुत पीछे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने और अनूप सिंह ने वहां पर, या अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो इस चुनाव को एक बहुत नजदीकी मुकाबले पर लाके खड़ा कर दिया। और माना जाता है जो निरसा और सिंदरी जो इलाका जो बीजेपी का गढ़ है, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती है, उस इलाके में भी बीजेपी के बढ़त को कम कर दिया। कुछ लोग तो बताते हैं कि वहां चूंकि पिछली बार निरसा में 1 लाख वोटों का बढ़त बीजेपी को मिला था, वो बढ़त 30,000 40,000 पे घट के आ सकता है। तो इस तरीके से वहां पर अनुपमा सिंह ने बीजेपी को डैमेज किया, बीजेपी के वोट बैंक को कम किया है और अपने साथ जोड़ा है। तो इस चीज का फायदा वहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और मैं मान के चलता हूं वहां पर जीत हार का अंतर बहुत ही कम हो सकता है। 10,000 वोट, 20,000 या 25,000 वोट या 5,000 पे भी आके सिमट सकता है। और उस नजदीकी मुकाबले में अनुपमा सिंह वहां पर अभी तक जीतते हुए नजर आ रही हैं। जो फीडबैक हमें मिला है उसके आधार पर अनुपमा सिंह वहां चुनाव जीत रही हैं। बोकारो में उनको बहुत अच्छा वोट पड़ा है। जो चंदन क्यारी है वहां पर भी उनको उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद से ज्यादा वोट मिला है, जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की हुई थी। तो इन सब चीजों का फायदा जो है वो वहां मिलता हुआ अनुपमा सिंह को नजर आ रहा। और कहा यह जा रहा है कि चंदन क्यारी जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है, उनका विधानसभा क्षेत्र, वहां पर भी अनुपमा सिंह के खिलाफ वोट पड़ा है। लेकिन ये आकलन है अभी हम लोगों का, और लगातार हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से, ये जो आपस में जो सर्वे के हिसाब से और जो पत्रकारों से बातचीत के जरिए ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखला रहे हैं, और इसके लिए जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके लिए हमको अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो गोड्डा में निशिकांत का पलड़ा भारी है। हमारे एग्जिट पोल के लाइव दैनिक के एग्जिट पोल के मुताबिक दुमका में सीता सोरेन जीत सकती है। राजमहल सीट में परिणाम बदलने वाला नहीं है, जैसा कि लग रहा है अभी के सर्वे के मुताबिक। वहां पर जेएमएम को वो सीट जेएमएम के पास ही रहेगी। खूंटी में बड़ा उलटफेर हो सकता है, वहां पर अर्जुन मुंडा चुनाव हार भी सकते हैं। पिछली बार 1400 वोटों से जीते थे लगभग। सिंहभूम से गीता कोड़ा के लिए बहुत मुश्किल है। जोबा मांझी वहां पर एडवांटेज के तौर पर नजर आ रही है और वो जीत भी सकती है। लोहरदगा में सुखदेव भगत का पलड़ा भारी है। पलामू से बीजेपी की जीत हो सकती है। चतरा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। कोडरमा में भी कड़ी टक्कर है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी को के चांसेस कह सकते हैं 55% और 45% का ही दोनों के बीच में टक्कर है। हजारीबाग में बीजेपी की अगर जीत होती है तो बहुत मुश्किल से जीत होगी। रांची में संजय सेठ का पलड़ा भारी माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी जेबीकेएसएस के प्रत्याशी का वोट किस तरीके से पड़ा है वो बताएगा कि आखिरकार नतीजा क्या होगा। धनबाद में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है। अब 2 सीटें हमारे पास बची है। मनीष जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है। जमशेदपुर बीजेपी का एक तरीके से गढ़ भी माना जाता है। जेएमएम का भी
वहां पर असर है। चंपाई सोरेन उसी इलाके से आते हैं, तो समीर मोहंती और विद्युत चरण महतो के बीच टक्कर हुई। वोटिंग परसेंटेज भी वहां पर इस बार अच्छी खासी भी, लगभग 67% वोटिंग हुई है। तो क्या लग रहा है जमशेदपुर का नतीजा क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि जमशेदपुर का भी नतीजा वही होने वाला है जो रांची का नतीजा होने वाला है। और जिस तरीके से वहाँ भी जेएमएम ने उम्मीदवार देने में देरी की और उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने रैली भी की थी जमशेदपुर में। हालांकि जेएमएम के लिए अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर रैली की और अरविंद केजरीवाल ने झारखंड में एकमात्र रैली की, वो भी जमशेदपुर में की। लेकिन वहाँ पर सही समीर मोहंती चूंकि आखिरी वक्त में उनका नाम तय हुआ, वो तैयार नहीं थे। मैं मान के चलता हूँ कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो आखिरी समय में उनके नाम की घोषणा हुई, तो उस तरीके से लोकसभा चुनाव की लड़ने की वो तैयारी नहीं कर सके। दूसरी तरफ विद्युत वरण महतो थे जो यहाँ से सांसद भी है और उनकी तैयारी भी बेहतर थी, वो भी एक शहरी सीट है। हालांकि वहां से कुणाल सारंगी के बारागोड़ा से जो पूर्व विधायक थे, कुणाल सारंगी ने भी उसी दिन इस्तीफा दिया जिस दिन प्रधानमंत्री जमशेदपुर में रैली कर रहे थे। उसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ जेएमएम को वहां दिखा नहीं, और मैं मान के चलता हूं कि वह बहुत अच्छी आसानी से बीजेपी उम्मीदवार वहां जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन एक वहां पर आदिवासी वोटर्स बहुत ज्यादा है। विद्युत चरण महतो कई लगातार 2 बार से वो जीतते आ रहे हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी वहां पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? और चंपाई सोरेन का भी इलाका है, अगर वहां से अगर बीजेपी जीतती है तो चंपाई सोरेन के लिए भी मुश्किल, कह सकते हैं कि मुश्किल बात होगी कि चंपाई सोरेन ने अपने इलाके में पार्टी को जीत नहीं दिलाया। अगर विवेक जी कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में अगर जोबा मांझी जीत जाती हैं तो चंपाई सोरेन के लिए जो मैं मान के चलता हूं कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए एक बात होगा कि कोल्हान की 2 सीटों पे, एक सीट पर तो कम से कम जेएमएम का कब्जा हो गया। यहाँ पर जेएमएम ने, मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा कमजोर उम्मीदवार दिया और थोड़ा लेट से उम्मीदवार दिया। तो उनको क्योंकि चुनाव में कई तरह का मैनेजमेंट करना होता है, कई चीजें करनी होती है। वहाँ महतो वोटर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और विद्युत वरण महतो वहां से खुद उस जाति से उम्मीदवार थे, तो उसका फायदा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हुआ है। इस चुनाव में भी विद्युत वरण को होता हुआ दिखा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की जो प्रधानमंत्री के नाम का फायदा, जिसका फायदा बीजेपी के हर उम्मीदवारों को हुआ है, एनडीए के हर उम्मीदवारों को हुआ, तो इस सीट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा हुआ बीजेपी को। ये उनको एडवांटेज दे गया, इसलिए वहां मुझे वैसी कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही है और वहां बीजेपी उम्मीदवार आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बातचीत करते हैं गिरिडीह सीट की। गिरिडीह सीट बहुत हॉट सीट रही इस बार, क्योंकि यहाँ पर आजसू के एकमात्र उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो के जेएमएम के उम्मीदवार हैं और जेबीकेएसएस के जयराम महतो। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और कुछ भी नतीजे आ सकते हैं। जेबीकेएसएस, जेएमएम और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला जो रहा है, वो मुकाबला किस तरीके से आने वाले दिनों में नतीजा क्या देगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा दूसरी पार्टियों को मिला, या फिर बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली की है उसका फायदा उठा ले गए चंद्र प्रकाश चौधरी? यहाँ अगर चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत होती है तो मैं इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत मानूंगा, क्योंकि यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पे वोट नहीं पड़ा है। चंद्र प्रकाश चौधरी को, आजसू उम्मीदवार को जो भी वोट मिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है। अगर उनकी हार होती है तो इसके लिए चंद्र प्रकाश चौधरी ही ज्यादा जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनको लेकर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाराजगी रही। ये माना जाता रहा कि वो दिल्ली और रामगढ़ तक ही अपने आप को सीमित उन्होंने रखा हुआ था। वो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे। बीजेपी के अंदर भी उनको लेकर नाराजगी थी। बीजेपी के कई नेता ये मान के चलते थे कि भाई ये इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये बीजेपी वर्कर के साथ खड़े नहीं रहते हैं। एक वीडियो भी चंद्र प्रकाश चौधरी का बहुत वायरल हुआ था जिसमें चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि
अगली बार चुनाव जीत के आऊंगा तो आप लोग के साथ काम करूंगा, आप लोग के साथ मिलकर काम करूंगा। तो बीजेपी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि चंद्र प्रकाश चौधरी इस चुनाव में हारे। लेकिन इन सब के बीच अगर इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर, खासकर गिरिडीह लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है तो उसका नाम है जयराम महतो। जो छात्र नेता, जिस तरीके से जयराम महतो ने चुनाव लड़ा है और जिस तरीके का युवाओं में जयराम महतो का क्रेज दिखा है, उस क्रेज में बढ़ोतरी तब और हो गई जब जयराम महतो की गिरफ्तारी का जो एपिसोड हुआ, नाटकीय गिरफ्तारी का, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी तो हुई नहीं उस मामले में, लेकिन उस मामले में जयराम महतो को माइलेज दिया, पॉलिटिकल माइलेज दिया। और जयराम महतो अगर 50,000 वोट लाने की क्षमता रखते थे तो उस वोट को 1 लाख कन्वर्ट कर दिया उस पूरे एपिसोड में। तो जयराम महतो को लेकर बहुत जबरदस्त उस दीवानगी दिखी है, वो भीड़ के रूप में भी दिख रही है। उसका फायदा जयराम महतो को कितना हुआ है, जयराम महतो उसका कितना फायदा उठा पाए, अपने वोटरों को कितना खींच पाए हैं, क्योंकि कई वोटरों को होता है ना कि सिंबल की भी जानकारी नहीं होती है, उनको कमल पता है, उनको हाथ पता है, उनको तीर पता है। तो जयराम महतो का सिंबल भी, जो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो जयराम महतो को पसंद करते हो लेकिन उनके सिंबल की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई हो, तो इसका भी नुकसान हो सकता है कि जयराम महतो को हुआ हो। अगर जयराम महतो ने इतना वोट ले आया है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, जिसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की दीवानगी जयराम महतो को लेकर थी। लेकिन अगर जयराम महतो एक वोट काटने के फैक्टर के रूप में ही रह गए हैं, उनका एक सीमित वोट ही आया, उनके पास एक सीमित वोट ही आया, वो 50,000 हो या 1 लाख वोट हो या 1.5 लाख वोट हो, एक सीमित वोट ही आया है जो कि वोट काटने के हिसाब से। तो मैं मान के चलता हूं कि तब फिर ऐसी लड़ाई में मथुरा महतो जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, या जयराम ने इतना वोट ले आया है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जयराम महतो वहां से चुनाव जीत जाए, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं हो, क्योंकि उनको लेकर गजब का क्रेज फील्ड में नजर आया है। चंद्र प्रकाश चौधरी उस लड़ाई में मुझे पिछड़ते हुए दिखे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के नाम का बहुत फायदा हुआ, उनको प्रधानमंत्री के नाम पर बहुत वोट मिला। तो हो सकता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को इस त्रिकोणीय मुकाबला में इतना वोट मिल गया हो कि चंद्र प्रकाश चौधरी भी जीत जाए। तो मुझे वो गिरिडीह का चुनाव परिणाम बिल्कुल खिचड़ी की तरह नजर आता है, जिसमें किसकी जीत होगी किसकी हार होगी बहुत ही जीत होगी किसकी हार होगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर तमाम जो तीनों जो प्रत्याशी है वो महतो कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, और तीनों के बीच बहुत टक्कर है। हालांकि बहुत ज्यादा वोट गिरिडीह में इतना भी वोट नहीं है कि एक मुश्त कुर्मी समाज का वोट किसी को भी मिल जाए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन तीनों में बंटवारा होने के बाद मुस्लिम और शहरी वोटर्स किसको वोट करते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और बीजेपी का वहां पर नाराज, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, हालांकि बाद में उनको मना लिया गया। तो 14 सीट का हमने आकलन कर लिया है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, शुरुआत से गोड्डा में निशिकांत दुबे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि ये आकलन है, दुमका में सीता सोरेन जीत सकती है, राजमहल सीट जेएमएम को जाना तय माना जा रहा है, खूंटी में बीजेपी की हार हो सकती है, अर्जुन मुंडा यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं कहा यह जा रहा है। लोहरदगा से सुखदेव भगत का पलड़ा भारी है, पलामू से बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीत सकती है, और मनीष ये भी कह रहे हैं कि सबसे अधिक वोटों से अगर कहीं बीजेपी की जीत होगी तो पलामू में जीत हो सकती है। कोडरमा में विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि यहाँ पर भी मुकाबला बीजेपी के पक्ष में थोड़ा ज्यादा जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगर 2019 के चुनाव को देखें, हजारीबाग में बीजेपी की जीत बहुत मुश्किल लग रही है, अगर जीतती भी है तो बहुत कम वोट मार्जिन रहेगा। रांची में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की जो उम्मीदवार है यशस्विनी सहाय, उनको बहुत देर से पार्टी ने लॉन्च किया, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है रांची में। धनबाद में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, डुल्लू महतो को बड़ा झटका लग सकता है अनुपमा सुन के द्वारा, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है। जमशेदपुर में बीजेपी की जीत हो सकती है, क्योंकि समीर मोहंती जेएमएम से प्रत्याशी है और उनको बहुत देर के बाद टिकट दिया गया। गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो और जयराम महतो के बीच में टक्कर है। तो मनीष 14 सीटों में 2012 में 2019 में जो परिणाम आए थे
51% मतदान जो है वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में था, 34% बीजे यूपीए के पक्ष में उस वक्त यूपीए था। तो अब क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को और एनडीए को झारखंड में थोड़ा नुकसान है, क्योंकि 3 सीटें 4 सीटें तो सीधे सीधे 12 सीटें जीती थी उन्होंने। इस बार लग रहा है कि 8-9 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, या फिर कुछ और उलटफेर हो सकता है। देखिए, कई सीटों पे चूंकि लड़ाई इतनी मतलब टक्कर की है कि कहना मुश्किल है। अगर हम जिसकी बात करें कि वहाँ बीजेपी जीत सकती है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ चुनाव परिणाम उलट हो जाए, या जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो बीजेपी वहाँ हार सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ बीजेपी जीतती हुई नजर आए। चूंकि इतना नजदीकी मुकाबला सीटों पर रहा, और जो पिछले चुनाव का वोट का जो रेंज था वो इस बार जरूर घट गया है, मार्जिन घटा है उम्मीदवारों के हारने का, और जीतने का भी मार्जिन घटा है। तो उस मार्जिन को बीजेपी कितना कंट्रोल कर पाई है, उस मार्जिन को बरकरार रखने में, और जो इंडिया अलायंस है उसने उस मार्जिन को कितना भरा है, ये तय करेगा कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिलती है। लेकिन ऊपरी तौर पे जो नजर आ रहा है उसमें नजर आ रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर 3-4 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी का अगर होगा, मैं मान के चलता हूँ, या बीजेपी के लिए बहुत खराब स्थिति होगी, तो भी बीजेपी 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है मुझे। 7-8 सीट तक जरूर बीजेपी यहाँ या एनडीए नजर आ रही है। और जो इंडिया अलायंस है, अगर वो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, तो भी वो 4-5 सीटों से ज्यादा दिखती हुई, या 6 सीट में मैक्सिमम कह रहा हूँ कि वो, लेकिन एक एवरेज अगर मान के चलो तो 14 में 9-10 सीट एनडीए और 4-5 सीट बीजेपी नजर आते हुए जा रहे। चूंकि यहाँ पर मुकाबला बहुत नजदीकी है, इसलिए कहना जल्दबाजी होगा कि इतनी सीट आएगी ही या इतनी सीट हारेगी। लेकिन मान के आप ऊपरी तौर पे अगर माना जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3-4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। नजर आ रहा है। हालांकि देश का एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है, और वो एक अलग मसला है। लेकिन अब हम चलते हैं बिहार में 40 सीटें में 39 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को जीत हासिल हुई थी, और रामविलास पासवान की पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इस बार क्या लग रहा है कि बिहार में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, या फिर पुराना इतिहास बीजेपी एनडीए दोहराने वाली है? अगर ऊपरी तौर चूंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, तो उन पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की। झारखंड के सीटों को उतने विस्तार से बातचीत ना करते हुए, इसको अगर बिहार के एग्जिट पोल को अगर संक्षिप्त में समझा जाए, तो सबसे पहले हम पहले चरण की बात करेंगे, जहां पे औरंगाबाद की सीट पर बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने जो है बीजेपी की ओर से सुनील सिंह जो अभी सांसद है वो उम्मीदवार थे। तो दूसरी ओर वहां पर आरजेडी ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, जो कि जेडीयू के विधायक रहे थे। और इस चुनाव में आरजेडी ने, या कह ले तो महागठबंधन ने, एक नया प्रयोग किया। वहां बिहार में 7 कुशवाहा उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा, और लालू यादव ने एक नया राजनीतिक प्रयोग करते हुए अपने साथ यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ कुशवाहा वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की। और मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं, या पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात पता चलती है, या कई बार ग्राउंड पे भी ये बात पता चल रही है कि लालू यादव उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, और बहुत हद तक कुशवाहा वोट बैंक में लालू यादव ने सेंधमारी कर दी है, खासकर उन जगहों पे जहां पर लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है। और कुशवाहा जाति के बारे में ये माना जाता है कि वो अपने कास्ट को देख के वोट करते हैं, पार्टी उनके लिए बाद में होता है। अगर उनका कास्ट है तो पहले वो अपने कास्ट के उम्मीदवार को वोट करते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो इंडिया अलायंस से हो या फिर बीजेपी से हो। तो औरंगाबाद की सीट में बिल्कुल ही कांटे का मुकाबला है, जहां से ये सेट हुआ कि लड़ाई जो है एक तरफा नहीं है। जैसे चुनाव का पहला चरण आया, या पहला चरण से पहले ये माना जा रहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने 400 का नारा गढ़ा, तो ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी वाकई 400 सीट ला रही है और लड़ाई कहीं है नहीं। लेकिन पहले चरण के वोटिंग ने बता दिया कि लड़ाई इस बार है। 2019 के चुनाव परिणाम जैसा इस बार का चुनाव परिणाम नहीं होने जा रहा है। तो औरंगाबाद की सीट में अभय कुशवाहा और सुनील सिंह के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला है, और वहां पर
शायद अभय कुशवाहा वहां पर थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं आरजेडी को उम्मीदवार। दूसरी पटना, सीट इधर पटना की बात कर लेते हैं, क्योंकि पटना पर सबकी निगाहें हैं। पटना साहिब और पाटलिपुत्र दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और यहाँ पर आरजेडी की तरफ से मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है इस बार। तो पाटलिपुत्र का क्या सीन नजर आ रहा है वहां पर? क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा परिवर्तन होगा, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया पटना में, आप देख सकते हैं पहली बार उन्होंने रोड शो किया, तो ये एक बड़ा असर दे सकता है। दूसरी तरफ लालू यादव लगातार मेहनत करते हुए नजर आए बीमार होने के बावजूद। तो ये क्या आपको लग रहा है पटना की दोनों सीटें किस तरीके से आपको नजर आ रही है? पटना की पहली सीट पटना साहिब की सीट वो बिल्कुल सारी सीट है, और हालांकि वहाँ वोटिंग परसेंटेज हमेशा से कम रहा है, इस बार भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो माना यह जाता है कि वहाँ पर वो बीजेपी का उस सीट को हम बीजेपी का गढ़ भी मान लें। अगर बिहार में किसी एक सीट को बीजेपी का गढ़ मान रहे हैं तो वहाँ पर वो पटना साहिब की सीट है। कांग्रेस ने वहाँ पर वही गलती की जो झारखंड में जमशेदपुर और रांची में की, आखिरी समय में उम्मीदवार का ऐलान किया। वहाँ पे कांग्रेस ने मीरा कुमार के बेटे को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, और वो लड़ाई में बहुत ही पीछे मुझे नजर आया, और वो सीट बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से लोकसभा जाएंगे, ये बात तय है। उनको प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ नाराजगी की खबरें जरूर रविशंकर प्रसाद को लेकर आई, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर इतना वोट रविशंकर प्रसाद को मिल गया कि शायद वो दूसरी बार लोकसभा जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट जो बिहार की सबसे हॉट सीट में से है पटना साहिब की सीट, जहां से मीसा भारती एक बार फिर से तीसरी बार उम्मीदवार बनी है। तीसरी बार उनके सामने रामकृपाल यादव हैं। अगर मीसा भारती इस चुनाव में हारती हैं तो ये मीसा भारती की हैट्रिक होगी, हार की हैट्रिक। अगर इसमें रामकृपाल यादव जीतते हैं तो इनके जीत की हैट्रिक होगी। लेकिन वहां पर इस बार वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, और जिस तरह से पूरे बिहार में वोटिंग हुआ है तो वहां चूंकि रामकृपाल और मीसा भारती एक ही जाति से आती है, तो वहां पर इस बार के चुनाव में देखने को ये मिला कि यादव वोटर ने बहुत एग्रेसिव होकर महागठबंधन उम्मीदवार के लिए पक्ष में चुनाव किया है। और इस बार मीसा भारती ने कहीं बेहतर तरीके से, पिछले 2 चुनाव से कहीं बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। पिछली बार जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बातें आती थी तो कई चुनाव में ये नजर आया कि लालू परिवार के लोग ही वोट करने नहीं जाते थे। उसको लेकर भी मीडिया में बहुत सारे सवाल विपक्षी पार्टी के सदस्य उठाते रहे कि लालू यादव का परिवार, तेजस्वी यादव खुद चुनाव प्रचार करने, वोट डालने नहीं जाते हैं, यह कैसा लोकतंत्र कर रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील करें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लालू परिवार ने अपने गलतियों से सीखा है, और गलतियों से सीखा इसलिए है क्योंकि मैं बाद में सारण की भी बात करूंगा कि कैसे आरजेडी ने और लालू परिवार ने अपने गलतियों से सबक लिया है, कि इस बार बेहतर तरीके से मीसा भारती चुनाव लड़ी हैं। लालू परिवार के सदस्य पहले लालू, राबड़ी और रोहिणी वोट डालने गई, फिर तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा गए, तो लालू परिवार ने भी वोट किया। और मुझे लगता है कि लालू परिवार के लिए, मीसा भारती के लिए भी इस बार पाटलिपुत्रा जनता ने वोट किया है। वहां मुकाबला है, लेकिन उस मुकाबले में बेहतर स्थिति में आरजेडी मीसा भारती वहां दिख रही है और जीतती हुई नजर आ रही है। काराकाट की सीट है, काराकाट भी बहुत दिलचस्प सीटों में एक है। वहां पर पवन सिंह जो कि बीजेपी से पहले बंगाल की एक सीट से, आसनसोल से शायद नाम का आया, फिर वापस ले लिया गया, और वो निर्दलीय काराकाट से लड़े। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक दिलचस्प मुकाबला है। वहां पर क्या नजर आ रहा है? तो कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला तो है, और शायद मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यहाँ फंस गई है, और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ फंसते हुए नजर आए हैं। शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा हों तो इसमें बहुत बड़े आश्चर्य की जरूरत नहीं है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उपेंद्र
कुशवाहा को निपटा दिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा को वाकई में निपटा दिया गया या वो खुद निपट गए, अब तो चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जाति का भी उस तरीके से वोट नहीं मिला जिसका वो दावा करते हैं या जिस वोट बैंक पर वो दावा करते हैं, क्योंकि इस बार महागठबंधन ने उसी जाति के उम्मीदवार को कड़ाकाट से चुनाव मैदान में उतारा। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक तरफ अपने ही जाति के दूसरे उम्मीदवार के टक्कर थी, दूसरी तरफ अपने ही सहयोगी पार्टी के बागी नेता पवन सिंह जो फिल्म भोजपुरी सुपरस्टार है उनसे मुकाबला था। तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ दो तरफा घिरे हुए नजर आए और उस लड़ाई में वो लगातार पिछड़ते हुए नजर आ गए। और शायद इसलिए मैं कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो को बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अपनी जाति के मतलब कुशवाहा जाति की राजनीति को बचाना है तो मुझे वोट दीजिए। अगर अपनी जाति की राजनीति को बताना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हार जाएंगे तो उनकी जाति की राजनीति और मतलब अपने वोटरों का कहना है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी, कुशवाहा जाति की, इसलिए मुझे जिताओ क्योंकि अपने जाति की राजनीति तय करनी है। अगर लालू यादव ने अगर यही बात कही, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना अपने एक उल्लंघन भी है, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो वहां पर इस चुनाव में कुशवाहा फंस गए हैं और मुझे लगता है कि कुशवाहा ये चुनाव हार रहे हैं। तो 40 सीटों में बिहार में आपको क्या लग रहा है, 40 सीटों का स्कोर क्या इस बार रहेगा? 39 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने, इस बार आपको क्या लग रहा है कि स्कोर वही रहेगा या फिर बड़ा परिवर्तन होने वाला है? नहीं, बड़ा परिवर्तन होगा ये बार। इस बार 39 और 1 वाला हिसाब किताब किसी कीमत पर नहीं होना है। इस बार मुकाबला कई सीटों पर पिछली बार भी बहुत नजदीकी जाके फंसा था। इस बार का चुनाव पिछले 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस बार के चुनाव में कई समीकरण बदले हैं। इस बार के चुनाव में जो खास तौर पे जो आरजेडी का बेस वोट बैंक है वो आरजेडी के पास वापस लौटता हुआ नजर आया है। वापस ही नहीं लौटा है, उसने अपने साथ कई वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा भी है। जैसे कि कुशवाहा जहां कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा किया है तो वहां पर कुशवाहा वोटर अपने साथ लेके आए हैं। मुजफ्फरपुर जैसी वैशाली जैसे सीट पर मुन्ना शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारकर भूमिहार वोटर को अपने साथ जोड़ा है। कई सीटों पर अलग अलग जाति के उम्मीदवार को देकर आरजेडी ने अपने साथ अपने वोट बैंक के अलावा अपने अतिरिक्त वोट को जोड़ा है। तो इन सब चीजों का फायदा आरजेडी को या कांग्रेस को होता हुआ नजर आया है। वो सीट में कितना कन्वर्ट हुआ है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि अगर वो चूंकि वोटों का गैप इतना ज्यादा है कि उस वोट के गैप को आरजेडी या कांग्रेस कितना भर पाई है ये कहना मुश्किल है। लेकिन पिछले चुनाव से बेहतर पोजीशन में जरूर आरजेडी यहाँ दिख रही है और कांग्रेस भी दिख रही है। और पिछले चुनाव जैसा चुनाव परिणाम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार का भी उस तरीके का क्रेज नहीं है बिहार के लोगों में और वोटरों में। हाँ, नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर वैसे जुड़ी रही हैं, बहुत हद तक जुड़ी रही हैं, वो उनका बेस वोट बैंक है, अति पिछड़ा और महिला वोटर। उसमें जरूर नीतीश कुमार के साथ अभी भी महिला वोटर नजर आई हैं, बहुत हद तक नजर आई हैं, लेकिन वो बीजेपी का भी बेस वोटर है, तो दोनों वोट मिलके महिला वोटर। लेकिन उस महिला वोट में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी जरूर महागठबंधन की तरफ से की गई है। बीजेपी को नुकसान तो होगा, लेकिन उतना बड़ा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी यहाँ नुकसान में जाएगी ये तय है, जेडीयू नुकसान में जाएगी, क्योंकि सामने जो पार्टी है वो तो 0 पे है, तो 0 से तो उसको ऊपर ही जाना है। कांग्रेस 1 सीट पे है तो कांग्रेस 1 से ज्यादा ही जाएगी, आरजेडी 0 पे है तो आरजेडी 0 से ऊपर ही बढ़ना है, ये तो तय है। तो वो ऊपर कितना बढ़ती है वो अभी 4 जून को पता चलेगा। जी मनीष, तो बिहार और झारखंड का हमने एग्जिट पोल किया एक तरीके से और बताने की कोशिश की किस तरीके से टक्कर है। तो झारखंड में बीजेपी को 3-4 सीटों का नुकसान माना जा रहा है, बिहार में भी नुकसान माना जा रहा है। हालांकि देश के जी मैं चाहूंगा कि एक लोकसभा के हिसाब से कम दर्शकों को ये बता दूं कि कौन से कैंडिडेट बहुत जल्दी में दर्शक ये भी समझ जाए कि किस सीट पे किसको बढ़त है।
जैसे कि हमने औरंगाबाद सीट की बात कर ली, गया सीट में जीतन राम मांझी वहां बेहतर पोजीशन में दिख रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि वहां पर जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं। उसी समय आपको याद होगा कि रामविलास पासवान की मां को लेकर, सॉरी माफ करिएगा, चिराग पासवान की मां को लेकर बात कही गई थी सोशल मीडिया में, जो सभा में थी, उसका असर इस चुनाव में दिखा। चूंकि पासवान जाति से वहां आरजेडी के उम्मीदवार थे कुमार सरबजीत, तो उनको उस तरीके से वोट नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। और जीतन राम मांझी का भी अपना कद है और ये माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी का ये लोकसभा जाना चाहते हैं, इसलिए वहां जीतन राम मांझी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवादा की सीट पे आरजेडी और बीजेपी के बीच बहुत कड़े की टक्कर है। वहां पर आरजेडी के बागी उम्मीदवार जो राघव वल्लभ के भाई थे वो भी चुनाव मैदान में लड़ रहे, लेकिन चूंकि वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, तो माना जाता है कि जो अपर कास्ट भूमियार बहुल ये सीट है, तो भूमियार का वोट वहां पर बीजेपी को कम पड़ा। ये पहले फेज के चुनाव की बात है, तो वहां पर हो सकता है कि विवेक ठाकुर चुनाव हार जाएं या श्रवण कुशवाहा भी चुनाव हार सकते हैं। तो वहां मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला, किसी की और की जीत और किसी की हार हो सकती है। उसके बाद जमुई की सीट पर जाते हैं, जहां पर चिराग पासवान के जीजाजी चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां चिराग पासवान की जीजाजी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जीजाजी संसद जाते हुए अरुण भारती दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चरण की बात करें तो किशनगंज में मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के सांसद है, इस बार भी उम्मीदवार थे। वहां पिछली बार की तरह इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला था। ओबीसी की पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो भी है और जेडीयू के उम्मीदवार में इस बार भी ट्रायंगुलर मुकाबला, लेकिन उस ट्रायंगुलर मुकाबला में माना जा रहा है कि मोहम्मद जावेद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं, लोकसभा जीत सकते हैं। उसके बाद कटिहार की सीट की बात करें तो तारिक अनवर है और दुलाल चंद गोस्वामी है जो जेडीयू के सांसद है। तो तारिक अनवर पिछली बार भी लगभग 50,000 के मार्जिन से चुनाव हारे थे। तारिक अनवर ने इस बार कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इस बार उनको सिंपैथी वोट बहुत ज्यादा मिला और माना यह जा रहा है कि चूंकि पिछली बार 50,000 का ही अंतर था, तो माना जा रहा है कि इस बार तारिक अनवर वहां से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद पूर्णिया की सीट में ट्रायंगुलर मुकाबला है। उस ट्रायंगुलर मुकाबले में या तो पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, या फिर वहां से जो है संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में चुनाव फंसा हुआ है और आरजेडी वहां तीसरे नंबर पे है। भागलपुर सीट पे अजीत शर्मा और अजय मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके बीच कांटे का मुकाबला है और मैं मान के चलता हूं कि किसी की हार किसी की जीत हो सकती है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कि अजीत शर्मा जीत रहे हैं। उसके बाद बांका की सीट का है जहां से जयप्रकाश यादव उम्मीदवार है। तो जयप्रकाश यादव को उस सीट पर कई गिरधारी यादव जो जेडीयू के हैं उनको नाराजगी, वो मतलब उनके प्रति नाराजगी का सामना जो है गिरधारी यादव को करना पड़ा है। वहां पर पुतुल सिंह का भी क्षेत्र रहा जो दिग्विजय सिंह की पत्नी है। तो उस क्षेत्र में हो सकता है कि गिरधारी यादव का चुनाव फंस गया हो और यादव वोट वहां पर जयप्रकाश यादव को बहुत अच्छी संख्या में पड़ा है। तो माना जा सकता है कि बांका की सीट संभवतः वहां पर आरजेडी जीत रही है। झंझारपुर की सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार जो जेडीयू के वर्तमान सांसद है, वहां त्रिकोणीय मुकाबले में वो जेडीयू के रामप्रीत मंडल वहां चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। सुपौल की सीट पर भी चंद्रराज चौपाल आरजेडी के उम्मीदवार हैं। लालू यादव ने चौपाल जाति से वहां उम्मीदवार उतारा और माना कि सुपौल और मधेपुरा में ये फैक्टर काम करेगा और वहां पर चौपाल जाति के अच्छी खासी संख्या में वोटर है वो आएगा। लेकिन वहां पर दिलेश्वर कामत जेडीयू के एक बार और चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रहास चौपाल का वो असर नहीं दिखा है। अररिया की सीट पर शहनवाज जो तस्मुद्दीन के बेटे थे उनके और प्रदीप कुमार के बीच मुकाबला रहा है और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। शायद वहां पर शहनवाज चुनाव जीत जाए इसकी संभावना जताई जा रही है। मधेपुरा की सीट पर दिनेश चंद्र यादव जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, वहां से सांसद हैं, वो एक बार फिर से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। वहां पर आरजेडी ने इतना कमजोर उम्मीदवार दिया कि वो लड़ाई में नजर ही नहीं आया। खगड़िया सीट पर भी जो सीपीएम के थे संजय कुमार वो और राजेश वर्मा जो चिराग पासवान की पार्टी के बीच था, उनके बीच कांटे का मुकाबला है। कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, लेकिन राजेश वर्मा को वहां एडवांटेज बताया जा रहा है। दरभंगा की सीट पर ललित यादव आरजेडी के और गोपाल जी ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है और उस मुकाबले में माना जा रहा है कि ललित यादव चुनाव हार सकते हैं और गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के चुनाव जीत सकते हैं। मधुबनी की सीट पर जो है वो माना जा रहा है कि सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी
आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो वो उस चुनाव में जीत सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहां पर उनकी अच्छी पोजीशन है। उजियारपुर में नित्यानंद राय और आलोक मेहता के बीच चुनाव फंसा हुआ है। आलोक मेहता वहां से सांसद भी रहे हुए हैं और नित्यानंद केंद्र में मंत्री हैं, तो ये चुनाव फंसा हुआ है। संभावना ये जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर नित्यानंद राय की चुनाव में हार भी हो जाए, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समस्तीपुर सीट ऐसी सीट है जहां पर पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत आगे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की एक रैली ने वहां पर पूरा सीन चेंज कर दिया और जो अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी वहां बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती हुई नजर आई है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि सीपीआई ने बहुत कमजोर उम्मीदवार दिया अवधेश राय को, तो गिरिराज सिंह वहां बहुत ही नजदीकी मुकाबले में, लेकिन वो मार्जिन पिछली बार वाला नहीं होने वाला है गिरिराज सिंह को, इस बार बहुत कम मार्जिन से, लेकिन गिरिराज सिंह चुनाव जीत जाएंगे। मुंगेर सीट पे ललन सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अनीता देवी वो टक्कर नहीं दे पाई जिस टक्कर की उम्मीद थी। उसके बाद अगर हम सीतामढ़ी की बात करें तो वहां चुनाव फंसा हुआ है। अर्जुन राय जो आरजेडी के उम्मीदवार है और देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति हैं और अर्जुन राय सीतामढ़ी से सांसद रहे हुए हैं, तो वहां माना जा रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है और अर्जुन राय की संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन राय वहां से चुनाव जीत सकते हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और राजभूषण निषाद के बीच चुनाव फंसा हुआ है, और लेकिन एडवांटेज राजभूषण निषाद बीजेपी को माना जा रहा है। सारण में रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच एकदम कांटे का मुकाबला है। कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन वहां पर एडवांटेज थोड़ा सा राजीव प्रताप रूडी के लिए कहा जा रहा है। हाजीपुर में चिराग पासवान आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि वो मार्जिन नहीं होने वाला है जो रामविलास पासवान का रहा है, वो मार्जिन नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान चुनाव जीत रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुमार जो है वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो भी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता, वो एक बार फिर से संसद पहुंच सकते हैं, वहां पर उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। शिवहर में रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच कांटे की टक्कर है और यहाँ संभावना जताई जा रही है कि लवली आनंद चुनाव हार सकती हैं, रितु जायसवाल चुनाव जीत जाएंगी। ये आनंद मोहन के लिए और उनके परिवार के लिए, जेडीयू के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैशाली में भी कांटे का मुकाबला है और उस कांटे के मुकाबले में माना जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला थोड़ा सा बढ़त लिए हुए हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि वीणा देवी को लेकर बहुत सारी नाराजगी की खबर भी आई। गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार आलोक सुमन एक बार फिर से संसद जा सकते हैं, वहां उस मुकाबले में जेडीयू बहुत आगे दिखाई दी। सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला में आरजेडी तीसरे नंबर पर दिखते नजर आई। अब अवध बिहारी चौधरी, वहां पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हिना साहब के बीच ही मुख्य मुकाबला दिखा और माना जा रहा है कि वहां पर हिना साहब चुनाव जीत सकती है। बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एडवांटेज उनके लिए है। महाराजगंज में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश प्रसाद सिंह, वो चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं आकाश, वो चुनाव हार सकते हैं, सिगरीवाल चुनाव जीत सकते हैं। नालंदा में संदीप सौरभ सीपीआई के जो विधायक हैं वो हैं और कौशलेंद्र कुमार है। क्योंकि यहाँ पर जेडीयू का नीतीश कुमार का ये गढ़ है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का फैक्टर नहीं, यहाँ नीतीश कुमार का फैक्टर काम करता है, इसलिए कौशलेंद्र एक बार फिर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरा में चुनाव फंसा हुआ है, आरके सिंह और सुदामा प्रसाद जो सीपीआई-एमएल का चुनाव है। आरके सिंह और सीपीआई-एमएल के बीच में बहुत ही नजदीकी मुकाबला है और योगी आदित्यनाथ 3 दिन पहले वहां आए थे, उन्होंने उनको नक्सली तक कह दिया था कि नक्सली को उम्मीदवार बना दिया, तो इसलिए माना जा रहा है कि वहां एग्रेसिव पोलिंग हुई है और शायद आरके सिंह वहां चुनाव हार सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, वहां चुनाव फंसा हुआ है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के हैं वो अच्छे पोजीशन में दिख रहे हैं, वहां चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि वो बनारस से सटा हुआ इलाका है तो उसका भी प्रभाव रहता है, तो वहां मिथिलेश तिवारी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। सासाराम में बीजेपी के शिवेश राम है, वो चुनाव जीतते हुए अभी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में थोड़ी सी पिछड़ते नजर आई है। काराकाट की बात हम लोग कर चुके हैं और सबसे आखिर में जहानाबाद की सीट, जहां पर कि जेडीयू के सांसद पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, इस बार अरुण सिंह वहां से भागी होकर चुनाव लड़े, चिराग पासवान की पार्टी से थे और भूमियार बहुल सीट है और अरुण सिंह भूमियार जाति से हैं, तो माना जा रहा है कि चंद्रवंशी जो जेडीयू के सांसद हैं वो चुनाव हार रहे हैं और इस त्रिकोणीय मुकाबले में आरजेडी के सुरेंद्र
यादव इस चुनाव को जीत रहे चुनाव हैं। जीत तो यही हमारा संक्षिप्त विवरण रहा बिहार जी। और झारखंड को लेकर। बिहार और झारखंड तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन झारखंड में 3-4 सीटों और बिहार में थोड़ा ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन नतीजे के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक का। लेकिन इस वक्त जो एग्जिट पोल लाइव दैनिक की तरफ से है उसके मुताबिक झारखंड में बीजेपी को 3 से 4 सीटों का नुकसान है और बिहार में भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है। लेकिन ये कितना नुकसान होगा, इसके लिए 4 तारीख को फिर हम आपके साथ मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से राजनीति ने करवट बदला है। तब तक के लिए मुझे और मनीष आनंद को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।